देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारा जो संस्कार क्लास है उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है अन्नप्राशन संस्कार। सबको वॉइस क्लियर आ रही है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाँ, सभी से प्रार्थना है कि वो कृपया अपना वीडियो ऑन करें ताकि मुझे लगे कि मैं साकार रूप में क्लास दे रहा हूँ, निराकार में नहीं। ठीक है। तो अम, तो आप सारे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी संस्कार कर रहे हैं। संस्कार में अन्नप्राशन संस्कार के विषय में सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिकली अन्न प्राशन का मतलब ही होता है जब बेबी, जो ये संस्कार कब करते हैं, जब लड़का अगर होता है तो छठे महीने या आठवें महीने में ये संस्कार होता है। छठे महीने में या आठवें महीने में ये संस्कार होता है। और जो लड़की होती है वो पांचवें महीने और सातवें महीने में संस्कार होता है। आप सभी लिख सकते हैं। आज मैं बहुत सारे टेक्निकल चीजें बताने वाला हूँ और मैंने पीपीटी रेडी नहीं की है अभी तक। तो जिस दिन रेडी हो जाएगी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा जब तक। और तब तक आप सभी लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको सारे टॉपिक्स लिख करके लास्ट में पूरा एक साथ सेंड कर दूंगा। आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको लिखेंगे तो बहुत याद रहेगा। एनीवे, बाकी आपकी इच्छा है। तो अगर जो संस्कार है ये लड़का और लड़की के लिए किया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार, तो ये जो अन्नप्राशन संस्कार है, जैसे मैंने बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि लड़का है जिसका जन्म मान लीजिए जनवरी में हुआ है तो उसका, उस लड़के का अन्नप्राशन जून में होगा, 6 मंथ में होगा। ऐसा नहीं कि 6 मंथ के बाद होगा, 6 मंथ के अंदर ही होता है। तो ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये स्टार्टिंग बर्थ से लेकर के जब उसका डेट आता है, यानी जिसमें उसका जन्म हुआ है उसमें 6 मंथ के अंदर करना होता है, 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। यदि लड़की है तो उसका 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद, 5th मंथ के अंदर करना है, 5th मंथ के बाद नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5th मंथ के अंदर करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो ये जो संस्कार होता है ये जनरली वैक्सिंग मून, यानी जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ता है, जब चंद्रमा फुल मून तक पहुंचता है, उस दिन में, मतलब वो 15 दिन के अंदर करना चाहिए। अभी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या है आपको शायद पता होगा, मैंने बताया था कि जब चंद्रमा धीरे 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 घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा धीरे 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 बड़ा होने लगता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं। आप लोग गूगल करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा नोट डाउन करके रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। अब जब शुक्ल पक्ष में ये अन्नप्राशन संस्कार करना ज्यादा अच्छा होता है, या कृष्ण पक्ष के
यानी पूर्णिमा बीतने के 5 दिन तक भी ये अन्नप्राशन संस्कार किया जा सकता है। उसके बाद में अगर इमरजेंसी है या कोई सिचुएशन है और उसमें नक्षत्र, तिथि, वार, करण, योग, अभी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हमारा बाकी है, तो वो जब आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूँ। तो वो जो है उसे नक्षत्र, तिथि, वार वगैरह अगर प्रॉपर कैलकुलेशन में आएगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम होता है जब हम तिथि, वार, नक्षत्र, जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें अन्नप्राशन किया तो अच्छा होता है। क्यों तिथि, वार, अरे शुक्ल पक्ष में करना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो बच्चा है उसका ग्रोथ होना है, अन्न खा करके उसका बॉडी पूरा डेवलप होता चला जाए, तो इसके लिए शुक्ल पक्ष करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं कि जो अन्नप्राशन संस्कार है ये बच्चे को फर्स्ट टाइम ग्रेन खिलाया जाता है। तो फर्स्ट टाइम ग्रेन मतलब क्या खिलाना होता है? अन्न प्राशन का मतलब क्या है? अन्न का मतलब होता है चावल, प्राशन का मतलब होता है उसके मुंह में थोड़ा सा चटाना। तो अन्न प्राशन का मतलब हुआ उस बालक को थोड़ा सा खिलाना या चटाना कह सकते हैं। तो ये अन्न प्राशन जो संस्कार होता है ये जनरली चांदी की कटोरी में, चांदी के चम्मच से भगवान का जो स्वीट राइस महाप्रसाद होता है ऑफर किया हुआ, वो ही अन्न प्राशन में खिलाया जाता है। आई रिपीट, जो भगवान को ऑफर किया स्वीट राइस यानी खीर होता है, उसी को पहले भगवान को अर्पण करके फिर उस बालक को खिलाया चटाया जाता है। ये अन्नप्राशन संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर में एक कोष खुलता है। कोष, आपको पता है कोष किसको बोलते हैं? जैसे महल में राजा का भी धन का कोष होता है। कोष का मतलब होता है बहुत सारा जहां पैसा रखा जाता है, उसको कोष कहते हैं। ठीक है, ये हमारा संस्कृत वर्ड कोष। ठीक है, तो धन का कोष होता है और ज्ञान का कोष होता है, ज्ञान का भंडार बोलते हैं हम लोग उसको। ज्ञान का भंडार, धन का भंडार, है ना। फिर जहां पर बहुत सारा अनाज रखा जाता है तो अन्न भंडार ऐसा बोलते हैं। तो वही गोडाउन आप बोल दीजिए कोष को, वगैरह वगैरह, ये सब में चलता है। तो जो कोष है, ये ऐसे हमारे शरीर में 5 कोष हैं, आप लिख सकते हैं। 5 कोष हैं हमारे बॉडी में। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। दूसरा है प्राणमय कोश। तीसरा है अ, मनोमय कोश। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। और पांचवा है आनंदमय कोश। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के कोष होते हैं जो हम सभी लोग इसे धारण करते हैं। हरे कृष्णा। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सारे कोश जो होते हैं ये हम सभी को हमारे शरीर में डेवलप होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 प्रकार के कोश हैं। इन कोश का क्या महत्व होता है आज आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। ये बहुत नॉलेज वाला चीज है। ठीक है, तो अन्नमय कोश से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा अन्नमय कोश। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जब अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उनको अन्नमय कोश उनका ओपन होता है। वो अन्नमय कोश ओपन होता है 3rd मंथ 4th मंथ में स्टार्ट होता है वो। तो जब वो 6 मंथ में काफी मेच्योर्ड होने लगता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अन्न जो होता है वो उनको खिलाना होता है, ताकि उनको ना हर चीज खाने की ही दिखती। जो छोटे बच्चे होते हैं
उनको हर वस्तु खाने की दिखती है, वो चाहे प्लास्टिक का बोतल हो, बर्तन हो, कपड़ा हो, जूता चप्पल हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि अगर वो अपना पॉटी भी कर देता है, टॉयलेट कर देता है, उसको भी उठा के खाने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा अन्नमय कोश में होता है। अन्नमय कोश में होने का मतलब होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है उस समय वो सिर्फ खाने के बारे में ही सोचती है, इसको खा के देखूं, उसको खा के देखूं। और अगर उनको कुछ नहीं मिला तो अपना अंगूठा मुंह में डाल के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको दिन भर कुछ ना कुछ मुंह में चबाना है या सबका टेस्ट करना है, ये क्या है, इसको मुंह में डाल के देखते हैं। तो ये अन्नमय कोश में रहने के कारण हमारा उस समय वैसी परिस्थिति होती है। तो उस समय जैसे पशु होते हैं, जानवर जो होते हैं पशु, वे भी अन्न कोश में ही रहते हैं, उनका तो पूरा जीवन सिर्फ अन्न कोश में ही रह जाता है। वो प्रारंभिक अवस्था है। हमारा अन्नमय कोश आरंभ होता है, और अब इसके आगे आगे भी बहुत डेवलपमेंट होता है। और उन लोगों का जो पशु पक्षी होते हैं उनका एक ही कोश खुलता है, वो है अन्नमय कोश। वो स्टार्ट होते हैं, खाना चालू करते हैं, और जीवन भर एक ही चीज सोचते हैं कहाँ भोजन है, बस उसको खाते रहते हैं। उसके आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, वो भी अन्नमय कोश में होते हैं। तो जो अन्नमय कोश में रहते हैं ना, तो उनको हर वस्तु सिर्फ खाने की दिखती है, इसलिए हर चीज पकड़ पकड़ के मुंह में डालते रहते हैं। तो छोटे बच्चों को ये मुंह में डालने की जो आदत होती है, ये अन्नमय कोश में रहने के कारण होती है। तो इसलिए हम को क्या करना चाहिए, उस समय बच्चों को अन्न खिलाना चाहिए। ये अन्न प्राशन जब होता है छठे महीने में, तब उसको माँ के दूध से भी उसका पेट नहीं भरता है। केवल माँ का, पहले तो माँ का दूध से पेट भर जाता है, बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी के चल जाता है उसका। लेकिन आगे चल करके जब वो चौथा पांचवा महीना बीतने लगता है, तो वो इतना दूध पीने लगते हैं माँ से कि माँ भी थक जाती है। कितने लोगों की तो माँ ऐसा है कि कंप्लेन करती है कि प्रभु जी जल्दी से अन्नप्राशन कराए, नहीं तो ये तो मुझे ही पूरा चूस लेगा। इतना इसको भूख लगती है। तो जो अन्नप्राशन संस्कार है वो जनरली उन्हीं बच्चों के लिए हो रहा है जो बालपन से उनको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। तो उनकी भूख मिटती नहीं है, हर दो दो तीन तीन घंटे में उनको भूख लग जाती है। तो उनको दूध पिलाया जाता है बार बार। लेकिन दूध के साथ में जब उनका अन्नप्राशन होता है, तो ऐसा नहीं कि वो दूध छोड़ना है उनको। ये होता है कि धीरे धीरे उनको अन्न की ओर ज्यादा टर्न करना है और दूध को कम करना है। माँ का दूध, एनीवे माँ को, अभी आजकल की माओ को दूध कम ही होता है जनरली। पहले तो मतलब ज्यादा नहीं, आज से 50 साल 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि लोग 5-5 साल तक अपने बच्चे को अपनी मतलब माँ जो होती थी अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। जब तक बच्चा 5 साल का होता था तब तक दूध पिलाती रहती थी। उसके कई रीजन भी है कि हर दूसरे तीसरे साल में उनको बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो एक गैप होता था। तो जिस वजह से उनको क्या होता था कि एक बच्चा हो गया, अभी दूसरा बच्चा भी हो गया, तो दूसरा बच्चा हो गया तो उससे भी दूध आता था, तो दोनों बच्चों को दूध मिलता था। तो माँ ऐसा कंटिन्यू हर 2 साल 3 साल में एक बच्चे को जन्म देती थी, तो जिस वजह से वो बच्चों को, सारे बच्चों को दूध पिला पाती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे दूध पी लेते थे। जनरली 3-3 साल 5-5 साल तक बच्चे दूध पिए हैं माँ की। इसलिए जो बच्चे माँ का दूध ज्यादा पीते हैं, उनका हाइट बॉडी पर्सनैलिटी जो होता है बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, और वो बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो बच्चे माँ का दूध बहुत कम पीते हैं या बहुत कम ही पी पाए हैं, उनका बॉडी डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। हाँ, वो अगेन खान पान न्यूट्रिशन और ये सब लेकर के अपने बॉडी को डेवलप कर लें तो ये अच्छी बात है। बाकी अगर नेचुरली उनका बॉडी ग्रोथ तभी करता है जब वो माँ का दूध ज्यादा पीते हैं। जैसे लड़कियां हैं, अगर उनका भी बॉडी पूरा अच्छे से भरता है, तो वो तभी भर सकता है जब वो माँ का दूध अच्छे से पीते हैं। जो आप लोग देखते हैं ना कभी कभी कि किसी का बॉडी जो होता है बहुत सख्त होता है, पतले होते हैं, और उनको मतलब कितना भी खिलाओ पिलाओ बट वो मोटे नहीं होते, उनका वेट नहीं बढ़ता है। उसका मूल कारण यही है कि उनको माँ का दूध बहुत ही कम मिलता है, और या तो वो बच्चे ही माँ का दूध नहीं पीते, ऐसा भी देखा गया। तो ऐसे दो रीजन की वजह से उनका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को माँ का दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर माँ का दूध, जैसे मान लो किसी किसी माँ को दूध नहीं आता है या बहुत कम आता है, तो गौ माता का दूध पिलाना चाहिए। कौन सी गौ माता? जिसको हम्प होता है, कुबड़ होता है। गाय एक होती है जो एकदम प्लेन दिखती है, और एक होती है जैसे हम्प हो करके ऐसे बढ़ती गाय होती है, जिसको देसी गाय कहते हैं। आपको देसी गाय और जर्सी गाय के बारे में पता होना चाहिए। जो देसी गाय होती है उसके ऊपर कुबड़ होता है, जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं हम लोग।
वो सूर्य नाड़ी के वो क्या करती है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, उसको खींचते हैं, और वही उन गाय के रस से, गाय जो चारा लेती है, वो अपने नाक में उसका विष धारण कर लेती है, और केवल हम्प से, सूर्य नाड़ी से वो किरणों को लेती है, और जिसके वजह से गाय के दूध में सोना होता है, गोल्ड होता है गाय के दूध में। तो वो सब मिक्स होकर के वो दूध पीने से बच्चे जो होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि माँ का दूध भी पतला होता है और गाय का दूध भी पतला होता है, इसलिए बच्चों को कंज्यूम करने में और उनको डाइजेस्ट करने में इजी होता है। अगर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो भी गाय का दूध पी के डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय के बाद में ऐसा प्रचलन चालू हो गया कि अरे दूध मोटा होना चाहिए, तो भैंस का दूध जो होता है वो मोटा होता है, वो बहुत फैटी होता है। वो दूध पीना हेल्थ के लिए इतना अच्छा भी नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। भैंस का दूध भी पिया जा सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है गाय का दूध पीना। हमारे भगवान केवल और केवल गौ की सेवा करते थे, गाय का ही दूध पीते थे, इसके लिए उनका जीवन वैसे ही था। जो लोग गाय का दूध पीते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं वो बहुत ही भैंसे जैसे ही रहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप कभी ध्यान से कभी गौशाला जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे जो गाय है ना, उसका जो बछड़ा है, वो डायरेक्ट अपनी माँ के पास, मतलब अगर उसको छोड़ दिया जाए वहां, 100 गाय या 50 गाय खड़ी है, तो उसमें वो सीधा, वो जो गाय का बछड़ा है वो सीधा अपनी माँ के स्तन में ही जाकर के अपना मुंह लगाता है और माँ का दूध पीता है। लेकिन भैंसे का बच्चा ऐसा नहीं करता है। भैंसे का बच्चा क्या करता है पता है? जाता है, पहले उसको समझ में नहीं आता कौन मेरी माँ है, तो इधर जाता है, वो स्तन में मुंह लगाने जाता है, वो माँ उसको लात मार के झूठ से, फिर वो दूसरी जगह जाता है उधर स्तन पे, तो जहां उसको लात नहीं पड़ता है वहां उसको समझ में आता है अच्छा ये मेरी माँ है। इसलिए भैंस का दूध और गाय का दूध पीने में इतना ही फर्क है। तो अगर आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, तो गाय का दूध पिलाओ, और नहीं तो भैंस का दूध तो उपलब्ध है। वो भी आजकल महंगा मिलता है। तो इसीलिए ये माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो जनरली जो माँ बिगनिंग से अच्छा खाना खाती है, जो माँ हेल्दी रहती है, जो मतलब जो स्त्री जो बहुत हेल्दी रहती है, बहुत पावरफुल होती है, हमेशा दौड़ भाग करना, लीडरशिप उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ऐसी स्त्रियों में बच्चे को दूध पिलाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो दूध भी बहुत अच्छे से पिला पाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। जो वहाँ बहुत कमजोर होती है, यानी फिजिकली बहुत कमजोर होती है, वो ज्यादा दूध नहीं पिला पाती बच्चों को। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने हेल्थ को मजबूत करें, उनका वेट अच्छा होना चाहिए। आजकल के एज में भी कम से कम 50 to 55 का जो गैप होता है, वो वेट होना चाहिए स्त्रियों का मिनिमम। वो अगर वेट में है तो ये हेल्दी होती है, और हेल्दी होने के कारण उनका जो वेट अच्छा होता है, तो उससे उनको दूध भी अच्छा होता है। अगर उनका वेट ऊपर जा रहा है, 70 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। पर अगर एटलीस्ट 50, 60, 65, दैट्स इनफ। और किसी का हाइट बॉडी कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वेट अच्छा होना बहुत जरूरी है स्त्रियों का। अगर उनका वेट अच्छा नहीं होगा तो उनको दूध अच्छा नहीं होगा। ठीक है। और अगर जो स्त्री वेट कम है और दूध ज्यादा पिला रही है, तो फिर उसको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए वेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये अन्नप्राशन संस्कार में जो बच्चे होते हैं, जब उनका अन्नमय कोश खुलता है तो उनको भूख बहुत लगती है। तो माँ के दूध से उनका पेट नहीं भरता है, तो उनको एक्स्ट्रा अन्न खिलाना पड़ता है। तो पहले पहले क्या खिलाना पड़ता है? चावल खिलाना पड़ता है, दाल, दाल का जूस, दलिया, ये सब हम बच्चों को खिला सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये खिलाने के आगे भी उनका नेक्स्ट लेवल होता है बच्चों को, जब हम उनको और आगे खिला सकते हैं। जैसे फलों का रस, फल, केला हो गया, अंगूर हो गया, ये सब चीजें बहुत इजीली वो उसको ले सकते हैं मुंह में, और वो खा सकते हैं वो बच्चे लोग। नहीं तो क्या होता है, कुछ थोड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो उनको थोड़ा चबाने में तकलीफ होता है। तो क्योंकि दांत होते नहीं अभी अभी, अभी थोड़े बहुत 2 4 दांत आते हैं, वो भी आगे के ही आते हैं, पीछे के तो बहुत बाद में आने लगते हैं। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारा टीथ जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। दांत जो होता है वो आगे इसलिए जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि पहले जो होते हैं वहां से आरंभ करके पीछे के साइड में जाते हैं। क्योंकि जो बोलने के लिए जो दांत चाहिए होता है, वो पीछे के दांत से स्टार्ट होता है, आगे के दांत से नहीं।
आगे के दांत जनरली केवल दिखाने के लिए होते हैं, और बहुत रेयर केस में उनका बोलने में यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ पीछे के दांत ही सारा काम करते हैं, चबाने का भी काम करते हैं, और शब्द जो बोलने का काम है वो दांतों से होता है। तो इसलिए बच्चों का जो दांत होता है वो जितना स्लो स्लो आता है उतना ही वो बोलने में उनको टाइम लगता है, और जिन बच्चों को दांत जल्दी आता है वो जल्दी बोलने लगते हैं। ठीक है, ये सब अन्नप्राशन के समय में और उसी समय बहुत सारे चीजें खासकर देखने को सुनने को मिलती हैं। तो ये जो संस्कार है ये अन्नमय कोश के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी रहे, शक्तिशाली रहे, बहुत पावरफुल रहे। तो उन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हेल्दी फूड तैयार करें। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भोजन जो है ना उनको खिलाना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घूम के खिलाना पड़ता है। लेकिन उनको और टेक्निकली अगर आप चाहते हैं कि वो अपने हाथ से खाना सीखें, तो उनको ना जमीन पे पड़ा हुआ चीज आप दे दोगे ना तो धीरे धीरे खाते हैं। वो मुंह से निकाल के गिराते हैं और फिर उसी को उठा के खा लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको डायरेक्टली खिलाओगे, मुंह में दोगे, तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन उनको हाथ में जमीन पे रखा था तो धीरे धीरे उनको उठा के थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा वो खाना पसंद करते हैं। क्योंकि जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है ना उसको उतना ही खाना अच्छा लगता है। जब हम भोजन पाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर थाली में थोड़ा थोड़ा आइटम रखा है ना तो उसको खाना आसान होता है। लेकिन कोई भर के लाके डाल देता है ना, तो पहले या तो बहुत भूख लगे, भले एक बार देख के अच्छा लगता हो, लेकिन मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, सबको थोड़ा थोड़ा भोजन करने की आदत है। जैसे साउथ में जाइए आप, महाराष्ट्र में जाइए आप, यहाँ पर जब लोगों को खिलाते हैं ना तो बिगिनिंग में पहले बहुत थोड़ा थोड़ा चीज सर्व करते हैं, सब आइटम देंगे लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे। उसके बाद में उसको डबल तिबल बढ़ाते रहते हैं। और साउथ में भी ऐसा ही है, पहले सब थाली में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, फिर आप पाते रहिए, उसके बाद में और धीरे धीरे उसको भरते हैं। तो ऐसे क्या होता है, भोजन खाने में आसान होता है। वैसे ही बच्चों को भी, उनको एक साथ रोटी मुंह में डालेंगे, उनको जबरदस्ती मार मार के खिलाएंगे, खा खा खा, तो नहीं खाने वाले। बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना होता है और दिन भर वो खाते रहते हैं। इसलिए बच्चों को धीरे धीरे उनको रोटियां हैं वो नरम घी में डाल करके वो उनको तोड़ तोड़ के वहां दे देना चाहिए। तो वो जो फर्श होता है जहाँ पे वो खाते हैं, उसको आप कपड़े से पूरा क्लीन करके रखिए, और वो बच्चे वहीं चलेंगे, वहीं खाएंगे, फिर वहीं थूक देंगे या कभी कभी गिराएंगे, दैट्स ओके, चलता है। फर्श पे हमेशा गंदगी नहीं रहती, उसमें इतने जम्स नहीं होते हैं। ये हम लोगों के इसमें डाला कि जमीन पे कोई चीज गिर गया तो पूरा अशुद्ध होता है। इसलिए हम घर में साफ सफाई रखते हैं। साफ सफाई रखने से क्या होता है, बच्चों को वहां पर जो गिरी हुई वस्तु ही खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चे जनरली, आप कितना भी उनको कॉन्शियस रहो, पर वो मुंह में कोई ना कुछ ऐसी चीजें डालते रहते हैं जिससे उसमें बहुत सारे जम्स होते हैं जो उनके अंदर चले जाते हैं। तो हम बहुत बचाने का कोशिश करेंगे तो नहीं होता, बच्चे मिट्टी तक खा लेते हैं। आप सोचिए क्यों मिट्टी खाते हैं, क्योंकि उनको ना उस समय इतना टेस्ट आता ना हर चीजों में, एक यूनिक सा टेस्ट आता है बचपन में। जैसे हम चॉकलेट खाते थे, कितना मीठा खाते थे। बहुत सारे लोग हैं आजकल के बच्चे जो मीठा नहीं खाते, पर जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो चॉकलेट खाना बहुत पसंद करते हैं। बचपन में बहुत चॉकलेट, बहुत सारी चीजें खाना अच्छा लगता था। या तली हुई चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तली हुई चीजें बहुत पसंद आती है। तो इसलिए माँ को एक्सपर्ट कुक होना चाहिए, माँ को घर में बनाने आना चाहिए। माँ को आना चाहिए वेफर, चिप्स, और भी न जाने क्या क्या चीजें होती है जो ऑयली होती हैं, जो उनको तला हुआ भोजन उनको अच्छा लगता है। तो बच्चों को वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, यूनिक सी चीजें अच्छी लगती है। लेकिन आप उनको सादा सिंपल भोजन कराने की आदत डालोगे तो नहीं खाने वाले, ऐसा देखते हैं। और जो बच्चे देखते हैं कि वो चंचल भी होते हैं ना तो बहुत कम खाते हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा गया कि जो चंचल बच्चे होते हैं वो बहुत कम खाते हैं। उसका रीजन है वो कम इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको भोजन नहीं खाना ऐसा नहीं है, उनको ना सादा सिंपल चीज में टेस्ट नहीं आता। उनको जो मसालेदार और थोड़े बहुत स्वीट और थोड़ा ऑयली, ये उनको बहुत पसंद आता है। और वो भी फ्राइड आइटम खाना पसंद करते हैं, जैसे आलू का चिप्स, आलू को कट करके फिंगर चिप्स बनाते हैं ना हम लोग, तो वो खाना पसंद करते हैं वो। और बच्चों को जनरली यही सब चीजें ज्यादातर पसंद आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को खाना मिले, अच्छा फूड मिले, तो आपको पहले घर में कुकिंग आना चाहिए, और वो घर का बना हुआ है उनको आदत लगाना चाहिए। और बच्चों को है ना, भूख लगता है तो ही उनके हाथ में दे दो, वो खा लेंगे। आप जबरदस्ती उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जैसे ही भूख लगेगी वो खुद ब खुद खाना चालू कर देगा। जो बच्चे बच्चों को जबरदस्ती खिलाते हैं और अपने हाथ से दे दे के खिलाने का आदत बना के रखते हैं,
ये बच्चे जब थोड़े से और बड़े होते हैं ना, तो जल्दी खाते नहीं है। इनको माँ ही खिलाएगी तो खाएंगे, या इनको सर्वेंट कोई खिलाएगा तो खाएंगे, वो खुद नहीं खाएंगे। लेकिन उनको भूख लगने दीजिए, आग जलने दीजिए, वो खुद ब खुद खाते हैं, खुद ब खुद खाते हैं बच्चे। तो इसलिए कैसा भी बच्चा हो, अगर उसको भूख लगेगी तो खुद ब खुद खाएगा। हमको ना दो तीन चीजें ना बाय बर्थ आती है, हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जैसे चबाना, इसको हमको किसी ने नहीं सिखाया नहीं। जैसे छोटा बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, और माँ जैसे ही अपना स्तन उसके मुंह में देती है, वो चूसना चालू कर देता है। तो इसको किसने ट्रेनिंग दिया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चूसना चाहिए? उसको बचपन से आता है, क्योंकि उसकी माँ ने नहीं, उसके पूर्व कर्मों से उसको याद है कि कैसे कोई भी चीज खाया जाता है, चूसा जाता है। तो कोई भी वस्तु जो होती है उसको कंज्यूम करना बच्चों को आता है। तो जनरली वो सक करना, यानी उसको खींचना अंदर, तो ये उनको आता है। फिर चबाने के अलावा उनको और क्या आता है? उनको टट्टी पेशाब करना, वो उनको सोच में नहीं रहता, लेकिन वो करना जानते हैं कि जैसे आएगा वो उसको छोड़ देते हैं, उनको ये आता है। और अगला जो होता है उनको भोजन करना, ये भी उनको बाय बर्थ आता है। बाय बर्थ आता है उनको, कोई भी चीज उठा के सीधा वो खा सकते हैं। वो भले खाते हुए यहाँ वहाँ मुंह में लगा देंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि मुंह कहाँ है, तो वहां तो पहुंच जाता है बच्चों का। इसलिए बच्चों को हमेशा इंडिविजुअल बनाना चाहिए। उनको स्वयं, बोलते हैं ना, अपना सेवा वो खुद कर सके, इस लेवल का उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और ये बालपन से ही होता है। जब वो छठे महीने के होते हैं तो उनको हम अपने हाथ से खिलाते हैं, दूध भी हम ही पिलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, जैसे 8-10 महीने के, 12 महीने के बच्चे हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1 साल के हो जाते हैं, उसके बाद में आप उनको धीरे धीरे छोटा छोटा काम उनको खुद करवाएं। वो माँ के ऊपर ही होता है ये सब। अब माँ दे देती है अपने बच्चे को कि ले भाई तू पाल इसको, हाँ, तो वो दाई के हाथ में दे देती है। दाई भी अगर उसको पाले तो बहुत अच्छा है ना, मिड सर्वेंट। और हो सके तो अगर माँ ही पाले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उनको अच्छा खिलाना पिलाना ये सब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली हम लोग जो बच्चों को खिलाते पिलाते रहते हैं, तो बच्चों का डेवलपमेंट उसी वे में पॉसिबल है। जनरली और साइड में पॉसिबल नहीं हो पाता। पर बच्चों को अगर आप भोजन कराना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप उसको इंडिविजुअल खाने की आदत डालिए, डलाइए उसको, जो बच्चा खुद ब खुद खा सके। जैसे मैंने बताया कि इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके खिलाओ, तली हुई चीजें उसके सामने रख दो, वो खुद ब खुद ले जाके खाएगा। ये हर पशु के भी जो बच्चे होते हैं उनको भी पता होता है कि कैसे खाना है। तो आप ये कभी मत सोचिए अरे मेरे बच्चे को अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा। आप भोजन वहां रख दो, खुद ब खुद भूख लगेगा, उठा के खा लेंगे। उनको इतनी समझ है कि उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सी वस्तु खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। और उनको ये जरूर पता है कि कोई भी चीज अगर मुंह में गया और अगर वो थोड़ा बहुत टेस्टी आ रहा है, चबा सकता हूँ मैं, तो वो उसको खा लेते हैं, बहुत इजीली खा लेते हैं बच्चे। तो उनको वैसे हमको ट्रेंड करना चाहिए। तो ये है अन्नमय कोश, जिसमें हमें बच्चों को कैसे खिलाना है, ये इसके बारे में मैंने बताया। उसके आगे और होता है कि बच्चों को क्या क्या भोजन में दिया जाए, ज्यादा वो पौष्टिक हो, ज्यादा वो हेल्दी हो। तो बच्चों को जनरली देसी गाय के घी में रोटी जो होती है वो अच्छी से देनी चाहिए। अन्न का मतलब ही होता है चावल। तो अगर बच्चों को आप चावल खिलाइए सबसे अच्छा है। चावल के जैसा इस दुनिया में कोई आहार ही नहीं। साउथ में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, ये बंगाल में जाओ, उड़ीसा में जाओ, 90% हमारे भारत में लोग चावल ही खाते हैं। ये अन्न जो होता है, अन्न का मतलब ही होता है चावल। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्न संभवा, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। ये जो अन्न होता है ना, ये सब भगवान से ही डेवलप होता है। कहते हैं कि जब जो पुण्यात्मा होती है, जो आत्माएं होती हैं, वो आत्मा एक्चुअली वर्षा के थ्रू वो इसमें अन्न में जाती है। अन्न को जब खाते हैं तो पुरुष के शरीर में जाता है, और वो शुक्राणु बन करके वही गर्भ में जाता है। ये सब भगवान का ही प्रोसेस है कि अभी ये जो अन्न है इसमें, इसको पुरुष ही खाएगा, स्त्री नहीं खाएगी। अब आप सोचिए ये कितना अलग चीज है। ये कोई सोच तक नहीं सकता, ये भगवान का क्रिएशन है कि जिस चावल में वो जीव है, उसी में वो मेल को पहुंचाते हैं भगवान। फीमेल भी वही चावल खाते हैं, और उसके अंदर शुक्राणु नहीं बनते हैं। लेकिन अगर वो मेल खाता है तो उसके अंदर शुक्राणु बनते हैं। तो वो जब शुक्राणु जो होते हैं, जब वो
गर्भ मतलब पुरुष के लिंग से बाहर जाकर के स्त्री के गर्भ में जाते हैं, तो वही बच्चे का रूप बनाते हैं। तो वो जो अन्न है वो अन्न चावल ही है और कुछ नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अन्न ना खाया हो, ठीक है। चावल हर कोई खाता है। हाँ, विदेशों में रेयर कोई जगह ऐसा होगा कि भाई उसने अन्न खाया ना हो, पर जहां तक मैं जानता हूँ शायद नहीं है, हो सकता है मेरी बुद्धि कम है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि भगवान अन्न में ही जीवों को डालते हैं, इतना मेरी समझ है। और इसी के साथ ही उनका डेवलपमेंट होता है, वो जो संसार सृष्टि आगे बढ़ती है वो उसी से बढ़ती है। अच्छा, तो ये अन्न जो होता है चावल, ये ही बच्चों को खिलाने से ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो अन्न जो होता है वही खिलाते हैं बच्चों को। जो उनको ज्यादा डेवलपमेंट करना है, दिमाग ज्यादा शार्प बनाना है, उनको चावल खिलाने का आदत डालना चाहिए। चावल सबसे इजी डाइजेस्ट होता है। तो जितना पेट को कम डाइजेशन करना पड़ता है, उतना ही सामने वाला वो आदमी जो होता है बहुत बुद्धिमान होता है। अगर हम कोई भी भोजन बहुत ज्यादा उसको डाइजेशन में टाइम लगता है, ऐसी वस्तु हम खाना पसंद करते हैं अगर बहुत ज्यादा, तो हमारी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है। देखो, आपको भूख लगती है तो आपका कितना दिमाग तेज चलने लगता है। कभी कोशिश करना आप आप भूखे हो और जैसे फास्टिंग के दिन होते हैं, तो देखो हमारा दिमाग कितना फास्ट काम करने लगता है, ऐसा सोचने लगता है, वैसा सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही प्रसाद खाया, पहला काम क्या आता है? नींद आता है, चलो सो जाते हैं। और दूसरा काम क्या होता है? कुछ याद नहीं है ना, ये सब होता है क्योंकि पेट भर गया है। तो जब पेट भर जाता है ना, तो सोचने का सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन पेट जब खाली रहता है तो सोचने का सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ऑन रहता है। तो इसलिए जो आप देखिए कि जहां पर लोग हल्का खाना खाते हैं, कम डाइजेशन वाला आइटम खाते हैं, तो वे लोग देखते हैं कि वहां के लोग बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। और आपको बुरा ना लगे तो बताऊं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना उसको मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम भले कुछ भी बोले लेकिन आउटसाइड में तो लोग खाते हैं। तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उसको कहते हैं कि डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो मछली होती है ना, उसको खाने में ज्यादा, पचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, बट वहाँ इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो डाइजेशन में इजी होता है, कुछ कुछ, हर चीज नहीं। लेकिन मैं ये इसको बढ़ावा देने या इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं ना कि विदेशी लोग भी बहुत थोड़े इंटेलिजेंट आपको दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग अन्न नहीं खा रहे हैं तो वो कैसे इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हालांकि वो, हम एक प्रकार का इंटेलिजेंट नहीं बोलते, पर जो भी डेवलपमेंट कर पाते हैं, जो शार्पली प्लान कर पाते हैं, वो उनका पास भी, उनको भी भगवान ने इस प्रकार का योग बना करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार सृष्टि भगवान चलाते हैं, तो भगवान ने सबको दिया हुआ है। तो जितना हम जो भी भोजन खाते हैं और उसको डाइजेशन होने में कम टाइम लगता है, तो उतना ही ज्यादा हमारा बुद्धि तेज काम करता है। लेकिन जो पानी के नजदीक होता है, जैसे जहाँ पे जल ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां के लोग जनरली चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, जिस कारण से डाइजेशन इजी हो, मतलब डाइजेशन बहुत वीक होता है, बहुत कम ही डाइजेस्ट हो पाता है। तो वहाँ के लोग चावल खाते हैं तो उनका पेट भरता है। लेकिन वहाँ हैवी आइटम नहीं खा सकते। लेकिन जो ड्राई एरिया है वहां पे आप देखिए लोग हैवी खाना पसंद करते हैं। और वो हैवी इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका डेवलपमेंट उसी बेस पे पॉसिबल होगा। जैसे आप दिल्ली चले जाइए, आपको राजमा मिलेगा, छोले मिलेंगे, पनीर मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप साउथ में जाइए, आपको सिर्फ सांभर मिलेगा, चटनी मिलेगा, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं वेजिटेबल्स के, वही मिलेंगे आपको, और चावल मिलेगा। लेकिन आप जितने भी ड्राई एरिया में जाएंगे, वहां पे देखिए लोग बहुत थिक खाना खाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी भूख लगता है, और डाइजेशन भी बहुत तेज होता है। तो ऐसी जगह पर उनको वो खाना उनके लिए पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग खाते हैं वो कहाँ खा रहे हैं, कौन सा आइटम किस एरिया में रह के खाना चाहिए, तो ही जाकर के आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा। इसलिए इंटेलिजेंट लोग ज्यादातर वहां देखे जाते हैं जहां पर वाटर कंटेंट एरिया होता है, वहां पर वो चावल खाते हैं, और चावल को डाइजेस्ट करना इजी होता है, वेजिटेबल को डाइजेस्ट करना इजी होता है। इस कारण से वहां के लोग बहुत शार्प होते हैं। उनको कोई भी चीज समझाओ फटाफट समझ जाते हैं, कोई भी चीज बताओ जल्दी समझ जाते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इजी डाइजेस्ट होता है, और बॉडी को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन वहीं दूसरा एंगल आप देखेंगे, जहाँ थिक एरिया है, जहाँ ड्राई एरिया है, वहां पे बहुत हैवी खाना पड़ता है क्योंकि भूख बहुत लगती है, और खाने के बाद उसको डाइजेशन में भी बहुत टाइम लगता है। तो लोग मेहनत बहुत करते हैं। तो लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग मिलेंगे लेकिन मेंटली बहुत कम स्ट्रांग मिलते हैं। लेकिन जहां पर वाटर कंटेंट एरिया है, वहां पर आप देखेंगे कि लोग खाते ज्यादा है, भले जो भी खाते हैं
और वो डाइजेस्ट इजी होता है। तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं उनको स्वल्प आहार लेना चाहिए। स्वल्प मतलब जितनी आवश्यकता है और जितनी सही है, जो शास्त्रिक है, उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। और हमें उतना ही खाना चाहिए, और बच्चों को भी आदत ऐसे ही डालना चाहिए कि भाई ये ही हमारा लेवल है, हमें इतना ही खाना चाहिए। कैसे भोजन करना चाहिए इसके लिए भी शास्त्रों में बताया है कि 50% भोजन खाना चाहिए, 25% पानी रहना चाहिए, और 25% खुला रहना चाहिए, यानी हवा रहना चाहिए। तो यानी अगर आपका पेट में जब हम भोजन डालते हैं तो पहला ढेकार या दूसरा ढेकार आता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आई डोंट नो, तो वो जब हमें ऐसे आवाज आता है ना ढेकार की, तो वो एक्चुअली हमारे पेट का गैस होता है जो बाहर आता है। तो जो गैस बाहर आता है तो पहला लेवल जो होता है वो उससे होता है कि भाई आपके पेट में जितना चाहिए था उतना आ गया है, अभी जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन जब दूसरा आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि हाँ 50% का आपने लेवल क्रॉस कर दिया है। ठीक है, 50% मतलब टच हो गया। अगर उसके बाद अगर आप फिर भी खा रहे हो तो उसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। यानी अब आप पानी की जगह पे अभी भी आप फूड डाल रहे हो, और फिर उसके बाद अगर हम पानी डालते हैं तो भी जा करके वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग होता है, जिसको डाइजेशन करने में इजी होता है बॉडी को, पेट को। तो एक्चुअली हमें 25% खाने से हमारा बॉडी भी बहुत अच्छा होता है, हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं हम। लेकिन अगर आप 50% भी खाते हैं तो इनफ, दैट्स गुड। आपका बॉडी फिजिकली भी बहुत अच्छा बनते चला जाता है, और आप फास्ट डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप 75% खाते हैं भोजन, तो याद रखिए आपको डाइजेशन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो डाइजेशन होगा। और कोई 100% पूरा कंप्लीट गले तक खिला देते बोलते हैं ना, तो अगर ऐसा खा लिया जैसे हम लोग को जनरली लोग खिलाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो सब खत्म हो जाती, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि फिर उसके लिए नींद ज्यादा चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इतना इजीली होता नहीं, तो नींद चाहिए। नींद लेने के लिए फिर आपको जो काम करना है वो काम नहीं कर सकते, फिर आपको सोने के लिए उतना टाइम लगेगा। तो जिनको साधना करनी है उनको रात को बहुत स्वल्प खाना चाहिए, तो ही सुबह उठ सकते हैं। अगर आप रात को ज्यादा खाते हैं, शाम को 6 बजे के बाद अगर आप ज्यादा खाते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आप सुबह उठ के जपा नहीं कर सकते, सुबह मंगला आरती नहीं कर सकते। पर अगर आप रात को भूखे रहोगे तो ही सुबह उठ सकते हो। अगर आप खा करके भी उठ जाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी वही होता है, माला करते समय सोएंगे, या उनको बहुत आलस आता रहता है, बार बार ऐसे 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 करते रहेंगे, या फिर घूम घूम के जप करते रहते हैं। जब एक्चुअली बैठ के करना चाहिए, तो घूम घूम के नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग घूमते इसलिए क्योंकि उनको नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि जो बहुत ज्यादा फूड ले लेते हैं रात में, इसके लिए नींद आता है। या कोई नींद ही ना ले तो भी नींद आती है, दोनों कारण है। ठीक है, तो दोनों में अगर हम अच्छा टाइमिंग अगर मैनेज करें तो भोजन के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। देखिए भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं कि अन्न जो है ये मैटर करता है पूरा बॉडी को, पूरे लाइफ को डेवलप करने में। इसलिए अन्न प्राशन में अगर हम लोग इन सब विषयों के बारे में नहीं समझेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें साधना कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है। फूड आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ये सब तो जानते हैं कि दूसरों का, बाहर का अगर हम खाते हैं तो उनकी चेतना हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। तो एक तो होता है कि भक्तों के हाथ का ही बना हुआ पाए तो सबसे उत्तम है, या अगर कहीं मजबूरी है और विदाउट ऑनियन गार्लिक मिलता है तो खाते हैं, अभी खाना पड़ता है, क्या करें। लेकिन मोस्टली हमें फूड जो होता है महाप्रसाद ही पाना चाहिए, और कुछ नहीं पाना चाहिए। वैष्णव वही है जो केवल और केवल भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्रसाद पाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग ऑफर्ड किया हुआ स्वीट राइस ही खिलाते हैं। उसके आगे भी अन्नप्राशन संस्कार जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भी हम उनको पहले जो आहुति देते हैं अग्नि में, महाप्रसाद की आहुति देते हैं। और वो भूतों के लिए देते हैं कि उसके पेट में जो भूत ऊत है, जो बहुत ज्यादा खाएगा, वो लोग पहले ले करके निकल जाए। उनको मैं ये महाप्रसाद की आहुति दे रहा हूँ, आप लोग लेके चले जाओ। फिर उसके बाद में दूसरा आहुति दिया जाता है घी का और अन्य वायु का, ये सब का, ताकि जो बच्चे को जो ये अन्न जाने वाला है उसके अंदर से सारे दोष पहले से निकल जाए, ताकि वो अच्छा सा भोजन करके जीवन को उन्नति की ओर आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार ये संस्कार यज्ञ होते हैं। ठीक है, अब ये संस्कार यज्ञ वगैरह जो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में बच्चों के अंदर और आगे 4 कोश हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैंने कहा अन्नमय कोश, फिर अब आता है प्राणमय कोश। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली 1 साल 1.5 साल के बाद में वो बहुत तेज हो जाते हैं। आप देखोगे कि उनका लेवल जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है,
वो बहुत चंचल होते हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, दिन भर दौड़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, वो थकते ही नहीं, क्योंकि प्राणमय कोश का डेवलपमेंट होता है। ये प्राणमय कोश क्या है पता है? इसको हम बोलते हैं रिजर्व पावर। हमारे अंदर इतना रिजर्व पावर होता है कि हम कोई भी काम बहुत शक्ति के साथ कर सकते हैं। पर वो क्या होता है, वो रिजर्व पावर अंदर होता है, मतलब उसका ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे एक होता है, गवर्नमेंट के पास भी होता है रिजर्व डिफेंस, मतलब ऐसे सैनिक होते हैं जिनको रिजर्व में रखा जाता है। यानी कि कुछ इमरजेंसी पड़ा तो वो एक साथ उतने सैनिकों को भेज देते हैं हम लोग, कि जाओ यहाँ जा करके, इमरजेंसी पड़ा है तो सबको संभालो, या लड़ाई होती है तो वो जो रिजर्व टीम होती है डिफेंस की, उसको भेजा जाता है। तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसी स्थान, ऐसा जगह जहां उसका उपयोग जरूरत पड़ने पर बहुत ज्यादा काम कर देता है, लेकिन जनरली बाकी टाइम में वो अंदर ही रहते हैं, वो ज्यादा बाहर नहीं आते। इसको रिजर्व पावर बोलते हैं। क्या है ये रिजर्व पावर? मैं इसको एग्जांपल से समझाता। जैसे आपको दौड़ना कहा जाए कि प्रभु जी चलिए दौड़िए आप, तो आप कितना दौड़ेंगे? 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर तो जो रोज दौड़ता है वही दौड़ सकता है, बाकी तो कोई नहीं दौड़ सकता। तो हार्डली कोई 1 आध किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आजकल तो लोग 100-200 मीटर दौड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, हम जैसे लोग तो बड़े मुश्किल से ही दौड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे जैसा व्यक्ति, अगर उसको कहा जाए भाई दौड़ो जोर से, तो हम कितना दौड़ेंगे? हार्डली 100 मीटर 200 मीटर दौड़ेंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। या बहुत दौड़ लिया आज की, भाई कंपटीशन लगाना है, जितना ही है, तो 500 मीटर मैक्सिमम दौड़, उससे ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के पीछे कुत्ता पड़ जाए, और आपको पता है कि ये अगर छुएगा तो ये इतना खींचेगा, तो वो आदमी इतना तेजी से दौड़ता है, उसको थकावट भी नहीं लगता, उसको पता भी नहीं लगता कि मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। वो सिर्फ दौड़ते हुए रहता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। तो दौड़ते दौड़ते कहाँ चले जाता है, कैसे कैसे, कौन कौन सी जगह वो लाग जाता है, उसको पता ही नहीं लगता है। तो इसके लिए ये देखा गया है कि जनरली हम लोग के अंदर ऐसे कोई पावर नहीं, लेकिन जैसे कोई सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं, हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, राइट। ऐसे हमको कहा जा रहा है उठो भाई, रात में ये काम है, वो काम है, नहीं नहीं कल कर लेंगे ये वो, लेकिन जैसे ही पता चला वहां आग लग गई है, या वहां कोई गिर गया है, उसकी मृत्यु हो रही है, या कुछ हो गया है, तो फटाफट हम भागने लगते हैं और हमारा सब नींद वींद गायब हो जाता है। कैसे, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये रिजर्व पावर होता है, वो रिजर्व पावर हम पर काम करता है। इसलिए हमारे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि प्रभु जी एक बार हम लोग गए थे वहां दौड़ने के लिए, मतलब मैं ऐसे खेल रहा था, मतलब बचपन की बात बता रहे थे, वो कुछ 12-14 साल के होंगे। तो बोले थे मैं खेलने चले गया था ऐसे कहीं, तो उतने में एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, वो, और वो हमको पता है कि वो एरिया का पागल कुत्ता था। तो कुत्ता मेरे पीछे लग गया, और जैसे ही मेरे पीछे लगा, मैं भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा। तो भागते 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 मैंने, बोलते हैं कि मेरे को याद नहीं कितना फीट, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बहुत ऊंची दीवार थी, और उस दीवार पे कुछ ऐसा पकड़ के चढ़ने जैसा कुछ सिस्टम भी नहीं था, लेकिन वो कैसे वो दीवार के ऊपर चढ़ गए उनको पता ही नहीं लगा। तो जब वो कुत्ता वहां से चला गया तो उतरने के लिए उनको हो ही नहीं रहा था। बोलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चढ़ा कैसे ऊपर, क्योंकि मैं उतर ही नहीं पा रहा था उसमें, बड़े मुश्किल से किसी से हेल्प लेके उतरे। तो ऐसा हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे अंदर बहुत सारे रिजर्व पावर होते हैं, मतलब हमको युद्ध करना हो, हमको कोई बड़ा काम करना हो, फटाफट हमें 100 प्लानिंग करनी हो। जैसे कोई मान लीजिए हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है और अचानक से हमें कुछ और काम करने आ गए, तो फटाफट हमारा दिमाग ऑन चालू हो जाता है, ऐसा वैसा सब आइडियाज देने लग जाता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये सारे चीजें इमरजेंसी जो बेस होता है वो माइंड पर चलता रहता है। तो इसलिए ये जो रिजर्व पावर होता है, ये बच्चों के अंदर पीक पे आता है 5 to 10 ईयर्स। ये 5 साल से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर ये पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए छोटे बच्चे देखिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के आप बच्चों को देखिए, उनको अगर आप बोलेंगे ना 1 गिलास पानी लाओ, तो वो सारे बच्चे एक साथ भागेंगे गिलास का पानी लेने। आपने वहाँ 10 बच्चे बैठे हैं जो 3 साल से 7-8 साल के अंडर में है, आप उनको बोलिए कह रहे मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, सब देखो एक साथ भागेंगे। और अगर आपने उनको नहीं भी बोला कि अरे मुझे नहीं चाहिए, तो भी वो भाग के वापस आएंगे, और सब एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रिजर्व पावर इतना होता है कि उनको कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है।
वो एक्टिविटी के लिए इतने तैयार होते हैं वो बच्चे कि उनको हमेशा ये आइडिया चलता रहता है कि हमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो दिन भर बिजी रहते हैं, हर चीज के लिए बिजी रहते हैं। ये बिजीपन जो होता है ये बालपन में आता है। जो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं बचपन में, वही आप देखते हैं कि भविष्य में भी बहुत अच्छा एक्टिव रहते हैं। तो जिनको कुछ ना कुछ काम करने की आदत रहती है, कुछ ना कुछ वो खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, ऐसे बच्चे ही भविष्य में कुछ काम करते हैं। जो बच्चों को कुछ करने की आदत ही नहीं है या बड़े शांत बैठे रहते हैं ना, दैट्स नॉट अ गुड बेबी। आपको अगर अच्छा बच्चा चाहिए तो सबसे ज्यादा चंचल होना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा हम किसको कहते हैं पता है? जो जनरली बहुत चंचल होता है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये ऐसे बच्चे ही बहुत डेवलप करते हैं। जो बच्चे बचपन में बहुत शांत होते हैं ना, ये अच्छे नहीं, ये इट्स नॉट गुड। तो ये एक क्राइटेरिया याद रखिए कि डेवलप्ड बच्चों का क्या स्वभाव होता है। वो बहुत चंचल होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र उनकी आती है, 10-12 साल के होते हैं, तो बहुत शांत हो जाते हैं, तुरंत शांत हो जाते हैं। तो ये सब इसलिए होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को ना चांदी के बर्तन में खिलाया जाता है। चांदी के बर्तन में खिलाने से क्या होता है, उनकी चंचलता कम होती है। उनको चंद्रमा चांदी पहनाया जाता है। चांदी जो होता है माइंड का कंट्रोलर होता है। मून का धातु है चांदी, सिल्वर। तो जो सिल्वर होता है चांदी, इसको हम जैसे बच्चों को पहनाते हैं या उसमें चम्मच से खिलाते हैं, उनको चम्मच दे देते हैं, चांदी का चम्मच चूसने के लिए, तो उनका जो चंचलपना है वो धीरे धीरे शांत होता है। पर ऐसा नहीं कि वो 1 महीना और 15 दिन में शांत हो जाएंगे, उनको टाइम लगता है काफी, क्योंकि वो बहुत चंचल होते हैं। तो जो 5 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। तो इन बच्चों के अंदर ना जो रिजर्व पावर होती है ना, रिजर्व पावर बहुत हावी होती है, मतलब उनके ऊपर एक्टिव रहती है पूरा। तो धीरे धीरे वो रिजर्व अंदर जाने लगता है। तो उस समय बच्चों का डेवलपमेंट क्या कराना चाहिए? उनको कराना चाहिए, उनको बाहर लेके जाना चाहिए, उनको स्ट्रगल देना चाहिए। जनरली स्ट्रगल देना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे 5 साल से 10 साल के बच्चे के होते हैं, उनको चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, लालेज पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े। बच्चे जो होते हैं 5 साल तक उनको ऐसे पालो कि राजा बेटा है। एक खिलौना टूटा और 4 लो। ये राजा बेटे का ट्रीटमेंट है। मतलब उससे कुछ भी गलती हो गया, इट्स ओके, गिरा दिया, नुकसान कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके बेबी, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे 5 साल कंप्लीट किया, 5वां साल का बर्थडे मनाया, ले दबा, उसको पीटते रहना चाहिए। 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को ही पिटना चाहिए, उसके बाद में भी नहीं, उसके पहले भी नहीं। उन बच्चों को खूब पिटाई करनी चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। उनको मारने में भी कोई हार्म नहीं है, कोई पुलिस केस नहीं होने वाला है। देखो हमारे अंदर भी एक शक्ति होती है। मैं एक जोक बता रहा हूँ, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको ये मतलब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक बता रहा हूँ। हमारे अंदर शक्ति होती है, इतनी भी नहीं है कि हम बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ जाए, है ना, इतनी शक्ति भी नहीं है हमारे अंदर। अच्छा, इतनी कम भी नहीं है कि हम किसी से लड़ भी ना सके। तो पत्नी से लड़ नहीं सकते, तो लास्ट में लड़ते किसे, मतलब वो जब गुस्सा आता है तो किसी के ऊपर तो हमको हाथ पैर चलाने का मन होता है। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने, जिनको हमने 5 साल तक राजा जैसा पाला है, उनके ऊपर वो अप्लाई किया जा सकता है। ताड़ना का मतलब ये नहीं, पीटना नहीं है, लेकिन पीटना पड़े तो छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, पीट देना चाहिए, खूब बढ़िया से हाथ साफ कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हमें भी सुख मिलता है, दूसरा होता है उसके अंदर एक डर बैठता है। तो दोनों का फायदा हो जाता है इसमें। तो बच्चों को अगर डराना है ना, तो उनको समय समय पर पीट देना चाहिए। ये पिटाई बहुत जरूरी होती है। आपको लगेगा कि ये प्रभु जी आज क्या समझाया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जो गुरुकुल वगैरह में भी जाते हैं ना, तो जो अच्छा गुरुकुल वही है जहां पर बच्चों की पिटाई होती है और माँ बाप उसको कुछ नहीं बोलते। वही अच्छा गुरुकुल है, वही अच्छे टीचर है। जिन बच्चों के लिए माँ बाप लड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे बच्चे को कैसे मारा, यही बच्चे बाद में माँ बाप के साथ में भी जब कुछ करते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं बोल पाता, ये भी कुछ नहीं बोल पाता। बच्चों को पिटाई करते रहनी चाहिए। मेरा अपना स्वयं ये एक्सपीरियंस है। मैंने इतना अनुभव किया है कि हमने देखा है कि बच्चों को प्यार से आप कितना भी समझाओ, उनको नहीं समझ में आता। बड़े बुद्धिमान बच्चे भी होते हैं ना, हार्डली, मतलब जो लड़कियां होती हैं हम लोग उनको नहीं मारते। हमारे लड़कों की खूब पिटाई होती है, लड़कियों की नहीं होती है। लेकिन लड़कियों के लिए भी ऐसा नहीं होता, जो छोटी लड़कियां होती थी हम उनको छोड़ देते हैं। उनको भी बहुत ज्यादा डरा धमका के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो ये बच्चे ना आगे हमारी सुनने वाले नहीं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को 10 साल तक बहुत प्यार दिया है, उसके बाद में वो थोड़े मैच्योर्ड होते, तो इमेच्योरिटी रहते हैं ना, पूरे परफेक्ट तो हुए नहीं अभी। तो 12-15 साल के बाद में ना ऐसा ज्ञान देते हैं अपने माँ बाप को, ऐसी बातें करते हैं ना,
कि उस समय तो ऐसा लगता है ना इसका पिटाई करेंगे तो इसको अक्ल आएगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते थे, तभी आप उसको मार भी नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चों को ना, उनको सही समय पे पिटाई करोगे तो फायदा होगा। गलत टाइम पे अगर आपने इसको मारा, लालेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि काले प्राप्ते षोडशे तु मित्रवत, बच्चों को 16 साल के बाद पिटाई नहीं करना है, उनको गलती से भी हाथ मत लगाना। अगर आपने हाथ लगाया तो आप पर पुलिस केस तो बाद में होगा, पहले वही आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। कि वो जो बच्चे होते हैं जनरली उनके पास थोड़ी जवानी और थोड़ा बचपना वो मिक्स होता है, उस समय वो गलत सही का डिसीजन कर लेते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए उस समय के बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, उनको डांटना भी नहीं चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ, उनसे आप नाराज हो सकते हो कि बात नहीं करेंगे हम तुमसे अगर तुमने ऐसा किया तो उससे उनको डर होता है, वो फिर समझ जाते हैं, उनको फिर नहीं मारना। देखिए ये जो 5 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं, इनके साथ आप खेलो खाओ मारो पीटो, उनको एनी में कुछ याद भी नहीं रहता। उनको मारोगे थोड़ा सा वो नाराज हो जाते, फिर वो उनको खिलाओ वो खेलने चालू हो जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो वो हर चीज भूल भी जाते हैं। उनको याद याद रहता है, सब याद रहता है, लेकिन वो इतना भी याद नहीं रहता उनको। तो आप उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये होता है रिजर्व पावर। उस समय बच्चों को स्ट्रगल कराना, उनको वन में लेके जाना, जंगल लेके जाना, उनको बोलते हैं ना थोड़ा फियरफुल काम भी उनसे करवाना। उनको अपना पॉटी खुद धोने आना चाहिए, उनको अपना बर्तन खाने के बाद खुद धोने आना चाहिए, उनको झाड़ू पोछा लगाने का, नहीं लगाने का तो पिटाई करने का, हर चीज उनसे करवाना चाहिए। उनको अपना बेड खुद सही करवाओ, उनसे अपना कपड़ा भी धुलवाओ। वॉशिंग मशीन आपके घर में है अच्छी बात है, पर उनको अपना कपड़ा खुद धोने की आदत पड़वाओ, क्योंकि जब वो बुरे सिचुएशन में होंगे तो उनको कपड़ा धोने ही नहीं आता। उनको सफेद कपड़े को कैसे अच्छे से धोते उनको आता ही नहीं। उनको किस प्रकार से कपड़ों को स्ट्रांगली माजना, धोना और उसको लटकाना, ये अगर उनको नहीं आता है, आपने अपने बच्चों को ट्रेंड ही नहीं किया। और आज के युग में हम जैसे जैसे अपने बच्चों को ना केवल फैसिलिटी देते जा रहे हैं ना, इस कारण से हमारी परिस्थिति ये हो गई है कि इतना पैसा चाहिए लाइफ को जीने के लिए कि पूरा लाइफ सिर्फ यही लगता है कि बस पैसा कहाँ से आए। तो ये अच्छा बात नहीं है हमारे लिए। हम अपने बच्चों को इंडिविजुअली स्ट्रांग बनाना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब माँ बाप बहुत एक्टिव रहते हैं, बच्चे को लेकर के उनको खूब सिखाते हैं। इसलिए बच्चों को मार पीट करके, डरा के, धमका के, जितने आपके पास बोलते हैं ना वेपन्स हैं, वो सारे यूज करना चाहिए उन बच्चों पर, उन मासूम छोटे से बच्चों पर, ठीक है। क्योंकि ये जो मासूम से बच्चे हैं ना, आप इनको बड़ा सस्ता मत लीजिए, ये बड़े अहंकारी बच्चे होते हैं। और पता नहीं मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, जो बच्चे होते हैं बहुत अहंकारी होते हैं, छोटे बच्चे, इनको बहुत अहंकार होता है। और इनके अहंकार को बढ़ाता कौन है, इनके ही माता पिता। अरे मेरा बच्चा देखो श्लोक बोलता है, मेरे बच्चे को भगवत गीता के 21 श्लोक आते हैं, 108 श्लोक आते हैं, 1000 श्लोक आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत महान है। बच्चा कितना भी महान हो, पर कभी उसका ग्लोरिफिकेशन उसके सामने नहीं करना चाहिए। एक होता है ग्लोरिफिकेशन, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, कोई अगर अच्छा काम करता है ना तो हम उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। एक एप्रिसिएशन होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। एप्रिसिएशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, पर ग्लोरिफिकेशन भूल के भी मत करिए बच्चों का। जो माँ बाप बच्चों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, ये बात याद रखिए। ये मैं बोलते हैं ना पूरे होशो आवाज में ये बात बोल, जो माँ बाप अपने बच्चों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वो बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं, इनको हमेशा यही सुनने को मिला है कि मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। तो जो बेस्ट है और हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, ओ आई एम नॉट बेस्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जीना छोड़ देना चाहिए। फिर फांसी लटका के मर जाएंगे, ये सुसाइड कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। क्यों पता है, उनको लगा कि मैं तो बेस्ट था, आज ऐसा क्या हो गया कि मैं बेस्ट नहीं। जितने लोगों ने आत्महत्या की है उसमें ज्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि उन लोगों का जो जीवन है हमेशा बहुत अच्छा ही रहा है, उनको कभी कुछ बुरा मिला ही नहीं। बहुत रेयर केस में कोई आत्महत्या करता है जो स्ट्रगल वाला व्यक्ति होता है। 90% वही लोग स्ट्रगल करते हैं, वही लोग सुसाइड करते हैं, वही लोग आत्महत्या करते हैं
वही लोग डर जाते हैं बहुत जल्दी सिचुएशन से, जिनका लाइफ बिगनिंग से लेके एज ऑफ 30-40 तक बहुत अच्छा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई रहा है लाइफ में, क्योंकि माँ बाप जब तक जिंदा है या माँ बाप का जितना पावर है वो सब उसको फैसिलिटी दे देते हैं, उसको कुछ करना ही नहीं होता, उसको कोई स्ट्रगल होता ही नहीं, बेसिक से छोटा मोटा स्ट्रगल होता है वो तो एनीवे वो झेल लेते हैं, उनको पता है इतना तो होता है। पर लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस आते हैं ना तो वो डर जाते हैं, उनसे नहीं होता है, उनसे सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते, और यही कारण है कि ये लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो उनका भविष्य उत्तम हो तो उन बच्चों को कभी भी ग्लोरीफाई मत करिए। उन बच्चों का ग्लोरिफिकेशन अगर होगा तो ये जो बच्चे होते हैं ये कभी समाज का कल्याण नहीं करने वाले, ये सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचने वाले, क्योंकि उनको यही पता चला है कि मेरे लाइफ में मैंने बस अच्छा अच्छा काम ही किया, बुरा काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और जब बच्चों को ये पता लगता है कि वो हमेशा गलत रहते हैं, वो हमेशा सही कभी नहीं, तो उनको दूसरों में भी दया भाव रहती है, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, हाँ तो इसका भी हो सकता है इतना अच्छापन नहीं। अब देखो दोस्त दोस्त कौन बनता है, जो उसी सिचुएशन में परेशान होते हैं तो वो लोग दोस्त बन जाते हैं। जब वो अगर कोई अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ में दूसरा भी वैसे काम करता है, तब देखेंगे दोनों का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ये उनको 5 साल से 10 साल तक उनको स्ट्रगल देना चाहिए, और ग्लोरिफिकेशन भूल के भी नहीं करना चाहिए। जितना ग्लोरिफिकेशन बच्चों का होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होगा उनके साथ जीवन में। ठीक है, तो ये है प्राणमय कोश का डेवलपमेंट, जो बच्चों को स्ट्रगल देना चाहिए, ताकि उनका जो रिजर्व पावर होता है ना वो काफी उसको मैनेज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और बच्चा बहुत सूझबूझ के समझदार हो जाता है। ऐसे बच्चे जो 10 साल, मुश्किल से 7-8 साल में ही ये बच्चे इतना अच्छा डेवलप हो जाते हैं कि आप इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां भी छोड़ दो तो वो संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये जिम्मेदारी तभी संभाल पाते हैं जब इनके माता पिता जो होते हैं इनको उस लेवल से 5 साल से 7 साल 8 साल तक मैक्सिमम उनका बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उनको स्ट्रगल देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनको भी जो खिलौना चाहिए खेलने को भी देते हैं, उनको स्कूल भी जाना होता है, उनको काम भी करना होता है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, वो अपना होमवर्क खुद करते हैं, माँ बैठ करके उनसे करवा लेती है। ऐसे बच्चे ही बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, जिनके माँ बाप केवल मैच्योरिटी की बातें करते हैं, ना कि छोटे बच्चे जैसी बातें करते हैं, वही बच्चे मैच्योर्ड होते हैं। इसलिए माँ बाप का मैच्योर्ड होना, माँ बाप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि विवाह के बाद में कम से कम 1 साल तक पति पत्नी को अच्छे से रिलेशन बनाना चाहिए, और उसके बाद में उनको एजुकेट होना चाहिए, काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे उनका सिस्टम उनको लेके चलाना है। तो ये सब चीजें अगर माँ बाप को पहले से मैच्योरिटी रहेगी, यानी वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करते घर में बैठ के, हमेशा सबसे अच्छी सी बातें करते हैं, अगर किसी से अच्छा सीखने को मिला तो उसके बारे में बातें करते हैं, तो बच्चे वो सब सुनते हैं, उनका रिकॉर्डिंग हमेशा चालू रहता है। तो अगर आप वो समय में बच्चों के आगे अच्छी से बातें करेंगे, जिन बच्चों के, जिन भक्तों के बच्चे जो होते हैं, हम लोग देखते हैं ना डिवोटीज में भी, तो जो डिवोटीज के बच्चे जो होते हैं वो भक्त नहीं बनते, उसका कारण भी उनके माता पिता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, अरे ये भी तो रोज 16 माला कर रहा है, ये भी रोज भगवान की बातें करता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसका बच्चा भक्त क्यों नहीं बन रहा है? उसका मूल कारण है कि उसके घर में केवल और केवल भक्तों की बुराइयां होती है, और कुछ नहीं होता है। माँ बाप मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, वो प्रभु जी ने ऐसा किया, उनकी हिम्मत कैसे, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, वो प्रभु जी मुझे ऐसा कैसे देख रहे थे, वो प्रभु जी बहुत अपना अहंकार दिखाते हैं, अरे उनको दिखावा करने की बहुत आदत होती है, ऐसे सब बकवास बातें करते माँ बाप आपस में, पति पत्नी। अच्छा पति पत्नी मिलते तो बात ही क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, है ना। तो एक्चुअली बच्चों के आगे एटलीस्ट ये सब नहीं करना चाहिए। आपको जो भी बोलना है अंदर बंद कमरे में अकेले बोलना है, आपस में धीरे से बोलिए, लेकिन बाहर बच्चों के आगे कभी भी किसी का बोलते हैं ना कंप्लेन करना या उनकी बुराइयां करना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको सच्चाई मत बताओ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो अननेसेसरी हम वर्ड्स बोलते हैं ना बच्चों के आगे, उनके माइंड में हिट करता है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं एक जगह यज्ञ करने गया था, छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का है मैक्सिमम, 8 साल का होगा मैक्सिमम। वो बच्चा, एक माता जी, उधर बहुत सारी माता जी आई हुई, और वो माता जी को सब लोग बोलते कि ये बहुत थोड़ी अलग है, और वो छोटा सा बच्चा भी जैसे वो माता जी बोलते हैं अरे तू ये कर वो कर वो कर, तो बच्चा क्या बोलता है, तू मुझे मत सिखाओ,
तुम मुझे मत सिखाओ, तुम कौन होते मुझे सिखाने वाले। तो मैं वहां पे बैठ के ऑब्जर्व किया, मैं बोला ये जब मुझे ये लोग इतना उसके बारे में बता सकते हैं, तो क्या अपने घर में उसके बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, उस लेडी के बारे में। और उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बच्चा भी सुनता है कि वहां वो कौन सी है। तो वो जब सामने भी आते हैं ना, तो उनको उसको नफरत की दृष्टि से देखते हैं, बहुत क्रोध की दृष्टि से देखते हैं, और उनका वही माइंडसेट हो जाता है। इसलिए बच्चों के आगे कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चों के आगे आप बहुत शांति से, शांति के साथ उनको आप साथ में जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके आगे कभी भी किसी का बुराई तो मत करिए। अगर आपको पता है कि इसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो अच्छे गुण को, उसकी ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। और ये ग्लोरिफिकेशन से दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, बच्चा वो सीखता है कि अच्छा वो ऐसा करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उसको ये अच्छा लगता है। और दूसरा, उसको भी नॉलेज मिलता है कि वो अगर ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए वो दो काम बहुत अच्छे से करते हैं। ग्लोरिफिकेशन से सबका फायदा हो जाएगा, हमारा भी, हमें भी भक्ति में आगे बढ़ने को मिलेगा। क्योंकि श्री राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर किसी को भगवत धाम जाना है इस जीवन में जल्दी, तो उसको एक ही काम करना चाहिए, ऑलवेज ग्लोरीफाई टू डिवोटीज। ये राधानाथ महाराज जी कहते हैं कि ऑलवेज ग्लोरीफाई टू डिवोटीज। सबके अंदर अच्छाइयां हैं, उस अच्छाइयों को देखिए। बुराई किसमें नहीं है, क्या हम में नहीं है क्या? तो हम क्यों बैठ करके दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं? तो ये सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज ग्लोरीफाई टू डिवोटीज। जो भी भक्त हमारे से जीवन बुरे भी करते हैं, पर कम से कम कृष्ण का तो नाम ले रहे हैं ना, मतलब वो सुधरेंगे भविष्य में। आप उनकी चिंता मत करिए उनको सुधारने की, भगवान बराबर से सबको रिमांड में ले लेंगे, आप टेंशन मत लो। आपको सुधारना है ना किसी को, तो खुद को सुधारना। मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे खुद को ठीक करना है। हमें दूसरे के अंदर अच्छाइयां दिखनी चाहिए, बुराइयां नहीं। हमारे अंदर कितनी बुराइयां, हमें उसको देखना चाहिए। क्या मैं उस भक्त से ज्यादा अच्छा हूँ क्या? क्या मैं उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होगा? भक्त तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति से भी अपने आप को अगर अच्छा कंपैरिजन करेंगे ना, तो भी हम पाएंगे कि हम सबसे बुरे हैं। तो इसलिए जितना हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढते रहेंगे, उतना ही हमें दूसरों में अच्छाइयां दिखेंगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ढूंढना दिला अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं ही सबसे बुरा हूं। जितना हमें दूसरों में दोष दिखता है, इसका मतलब है ये हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर है। और हमें आदत है, हमें अपने बारे में केवल अच्छा सुनना और दूसरे के बारे में बुरा सुनना, ये हमारी आदत होती है। और इसी को दोष बोलते हैं। इस दोष का निवारण नहीं करेंगे तो भगवत धाम कोई नहीं जाने वाला। ये हवा में वो अच्छी बातें सुनना, ये अच्छा लगता है हमें, अरे हम तो वो लोग जाएंगे, ये कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही वो सिर्फ हमें बस बोलते हैं ना, एक प्रकार का ऐसा धोखा देते हैं लोग। क्योंकि वो हमारा बुराई तो करते नहीं, क्योंकि उनको पता है बोलूंगा तो इसको ये नाराज हो जाएगा। तो इसलिए लोग बोलते नहीं। और एनीवे डिवोटीज दूसरों का ग्लोरीफाई ही करते हैं, पर वो ऊपर करते हैं। अगर इंटरनली करें, पीठ पीछे भी करेंगे, तो ही वो भगवत धाम जाए। तो इसलिए बच्चों के आगे माँ बाप को एक्टिव रहना चाहिए। भूल के भी, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो गलती से भी किसी की बुराई नहीं करनी है घर में, या अपने फैमिली की भी नहीं करनी। हम लोगों ने देखा, जब श्राद्ध कराते हैं ना, तो हम लोग लड़के को पूछते हैं तुम्हारे दादा का नाम बोलो, चाचा का नाम बोलो, फूफा का नाम बोलो, तो उसको नहीं मालूम। लेकिन उसको पूछते तुम्हारे मामा का नाम बोलो, मौसी का नाम बोलो, तुम्हारी नानी का नाम बोलो, वो बराबर से बताते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको माँ ने केवल एक ही चीज सिखाया है कि तेरे घर में कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ हमारे घर वाले अच्छे हैं। यही माँ ने सिखाया है। इसलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं, हमेशा अपने जिस जिस फैमिली का सरनेम लेकर के दुनिया वो उनको जानने वाली, उसी फैमिली को वो हमेशा गाली देते रहते हैं। और जिस फैमिली को जनरली कोई नहीं जानने वाला, उसका वो लोग बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि माँ ने वैसे ही ट्रेनिंग लिया है, क्योंकि उसको कुछ बुराइयां मिली उसके घर में। तो हमें जनरली दूसरों में बुराई नहीं दिख। अभी रिसेंट में एक जन से मिला था, तो सास बहू का झगड़ा चलता है घर में। तो बोले प्रभु जी इसका कुछ तो शांति करो, निवारण करो, हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने जब उस लड़की को पूछा, मैंने बोला एक बात बताओ, तो तुम्हारी माँ जब सास कुछ भी बोलती है तो सुन लेना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलती हाँ मैं सुनती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सुनती हूँ। तो मैं बोला हाँ सुनना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ बोला तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। बोलती हाँ मैं बस यही नहीं करती, मैं सुनती जरूर हूँ लेकिन मैं रिएक्ट भी करती हूँ। तो मैं बोला बस तुम्हारी यही गड़बड़ी, जिस वजह से तुम्हारा लाइफ दुख में भरा हुआ है। इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम बिना बात के लोगों को रिएक्शन देने लगते हैं ना, तो ही उनको तकलीफ होता है। इसलिए चाहे आपके घर में कितने भी लोग बुरे हैं,
अगर आप लोगों को रिएक्शन नहीं देते हो ना, तो ऑटोमेटिक आप सबके लिए अच्छे बन जाओगे। ये बहुत सिंपल है। चाहे भक्तों के समाज में रहो, चाहे फैमिली में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है। खासकर तब जब कोई आपको जानबूझ के आपको गलत ठहराता है, तो जरूरत नहीं है उसको रिएक्ट करनी। हाँ बोलो ठीक है, मेरे से गलती हुआ है ना, भले आपकी गलती 1% की नहीं है, दुनिया जानती है कि आप सही हो, लेकिन वो आपको साबित कर रहा है कि आप गलत हो। ओके, दैट्स ओके, तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। यस, यू आर रॉन्ग बट आई एम सॉरी। तो बोलेगा यस आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को सबके आगे ना प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही हम पीछे हट जाते हैं, मतलब हमारा गिरने लगते हैं। अगर अपने आप को प्रूफ करना है ना, तो अपने कर्म से करो, अपने काम से करो। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर को बताया कि भाई तुम तो जानबूझ करके, अभी तुम्हारा नाम हो गया तो तुम तो ज्यादा खेलते नहीं, आलस हो गया तुमको, तुम ज्यादा रन नहीं बनाते हो, ये वो। तो ऐसा बहुत सारी बातें उसको उल्टा पुल्टा बोला सचिन तेंदुलकर। उसने कुछ नहीं बोला, बोला यस, हाँ कुछ तो मिस्टेक है मेरे अंदर। तो उसने क्या किया, किसी का तो कुछ बोला नहीं, नहीं नहीं मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ, कभी कभी बॉल ऐसा आता है, पिच अच्छा नहीं होता तो मैं क्या करूँ, ऐसे आंसर नहीं दिया। उसके बदले में उसने कुछ नहीं बोला, बस अपना प्रैक्टिस और बढ़ाया, और उसके बाद में ले शतक पे शतक मारा, सेंचुरीज मारी, यहाँ तक कि डबल सेंचुरीज मारी, सबका मुंह बंद किया। फिर आगे से कोई बोल नहीं पाया सचिन तेंदुलकर, इसलिए इतना बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर। तो हम जितना भी इस दुनिया में लोग हमें बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं ना, उनको आंसर देना जरूरी नहीं, अपने काम को और बेस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि लोग यही तो चाहते हैं हमसे कि अरे आप बेस्ट कुछ कीजिए, तो बस वही हमें करना है, खुद को शार्प करना है। तो ये जो प्राणमय कोश का डेवलपमेंट होता है बच्चों का, अगर आप उनको शार्प बनाओगे, आप उनके आगे बुराइयां नहीं करोगे, उनको रियलिटी फेस दोगे दुनिया की, तो बहुत अच्छे मैच्योर्ड बच्चे बनते हैं। और याद रखिए, ये बच्चे ना 20-25 साल में ना पैसा भी कमा लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और ये लाइफ को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल जीवन जी पाते हैं, और बहुत अच्छा लाइफ जी लेते हैं। इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, पर उनको स्ट्रगल लगता नहीं, क्योंकि एनीवे वो पहले से इतने मैच्योर्ड है, उन सब चीज़ों के लोग ऑलरेडी तैयार है। जैसे हमें पता हो कि कोई हमें धक्का मारने वाला है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं हो कोई धक्का मारेगा तो हम जोर जोर से गिरेंगे। तो वैसे ही हम अपने बच्चों को दुनिया की इस रियलिटी का फेस पहले ही दिखा देंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन ना करके उनकी बुराइयां ज्यादा उनको मिलेगी, तो उनको बाहर की दुनिया में अगर किसी ने उनको अच्छा बोला ना, तो वो खुश होंगे। और ऐसे बच्चे डेवलप करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा बच्चों की बुराई कीजिए, एप्रिसिएशन करने के लिए मैंने कहा है। मैंने हमेशा ग्लोरिफिकेशन के लिए कंडम करता हूँ, और मैं हर जगह बताता हूँ। मैं जहां भी लेक्चर देता हूँ, अगर बच्चों के ऊपर बात आया, तो मेरा एक ही कहना होता है, ग्लोरिफिकेशन बंद करो, एप्रिसिएशन चालू करो। हम लोग एप्रिसिएशन नहीं करते, ग्लोरिफिकेशन। एप्रिसिएशन क्या होता है कि बेटा हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, थोड़ा और अच्छा सा प्रैक्टिस करो, और अच्छा कर सकते हो, इसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। यस गुड, बट यू डू मोर। पर अगर आप लोग बोलते वाह तुमने तो बेस्ट किया है, इसका मतलब 100% काम हो गया, मिशन कंप्लीट, तो मेरी जरूरत क्या है अभी अगली बार करने की, तो नहीं करेगा। बस यही प्रॉब्लम है ग्लोरिफिकेशन और अप्रिसिएशन। तो ये है प्राण में कुछ, बहुत कुछ बोलने के लिए याद आता है, बट मैं इसको यहाँ रोक करके हमारा अपना आगे का टॉपिक खत्म करते हैं। तो 10 मिनट ही बचा है। भी 3-3 पॉइंट बचे हैं। अगला आता है मनोमय कोश, इंटेलेक्चुअल लेवल। तो जो मनोमय कोश का डेवलपमेंट होता है 10 साल से लेकर 15 साल में, वो पीक पे होता है। लेकिन वो एक्चुअली मनोमय कोश स्टार्ट हो जाता है 5-6 साल के बाद से। मनोमय कोश, इंटेलेक्चुअल पावर। हमारे यहाँ बच्चों को एजुकेट करने का शास्त्रीय प्रमाण है। जब दुनिया में कोई स्कूल नहीं होते थे, तो हमारे देश में उसके पहले से गुरुकुल हुआ करते थे। तो इसलिए हमें ज्यादा पता है कि अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना चाहिए। ये अलग बात है कि अब हम खुद भी नहीं जानते, हम अपने बारे में नहीं जानते कि हमें कैसे खुद को एजुकेट करना है, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। पर हमारा एक देश ऐसा है जहां पर हमेशा बच्चों को केवल और केवल कैसे ग्लोरीफाई, कैसे खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे बच्चों को बुद्धिमानी से अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए ये जो बच्चे होते हैं, इनको मनोमय कोश को डेवलप कराया जाता है। मनोमय कोश का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल लेवल। तो उनको पजल्स देना, बच्चों के अंदर पजल्स का काम करवाना चाहिए, उनको खूब पजल्स देने चाहिए। इससे क्या होता है, वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। जैसे
उनको डिजाइन में भी कोई 2-3 डिजाइन एक साथ बना के दे देना, जिसमें उनको फिगर आउट करना चाहिए कि इसमें और कौन कौन से डिजाइन है, तो उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। चेस जो होता है, शतरंज, ये भी बहुत अच्छा होता है, वो उनको खिला सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों को ज्यादातर मेमोरी मेमोराइज करना, श्लोकाज याद करना, बाय हार्ट करना, ये सब उनको सिखाना चाहिए। ये सबसे वो बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी शार्प होते हैं। जितना वो अपने माइंड का एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही उनका जो ब्रेन है जितना पावरफुल बनता है, वो बच्चे उतना ही जल्दी जल्दी ग्रैब कर पाते हैं कि सारे पढ़ाई एजुकेशन जो भी आप देंगे उसको फास्ट करते हैं। तो इसलिए बच्चों को ना पहली बात तो अपनी भाषा में, आप जो अपनी भाषा बोलते हो उसी स्कूल में उनको पढ़ाना चाहिए। अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश पढ़ाओ, अगर आप मराठी बोलते हो तो मराठी मीडियम में पढ़ाओ, अगर आप तेलुगु तमिल बोलते हो तो आप उसमें पढ़ाओ, अगर आप फ्रेंच बोलते हो तो फ्रेंच में पढ़ाओ। जो भाषा आपको आती है वो बोलिए। बच्चों को उसी में ही एजुकेट करना चाहिए, वही बच्चे फास्ट डेवलप करते हैं। जिन बच्चों के घर में कोई और भाषा चलती है, बाहर कुछ और भाषा चलती है, वो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, मुझे बोलना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, मुझे बताना क्या है। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में अगर आप कोई मेडिसिन दिखाओगे किसी को तो फटाफट आपके उसका डिस्क्रिप्शन बता सकता है इजीली। क्यों पता है? क्योंकि उसको केवल वही भाषा पता है, और वो भाषा इंग्लिश की भी है, और इंग्लिश में ही सारे डेवलप किए हैं, तो इसलिए उनको इजी होता है कोई भी चीज के बारे में बताना। जर्मनी में जाइए, वहां पे हर एजुकेशन, सारी पढ़ाई उन्हीं के लैंग्वेज में होती है। चाइना में चले जाइए, चाइना में हर भाषा एक ही है, और लोग केवल चाइनीज में ही सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ सेम करते हैं। तो जो क्रिएशन की भावना है, जो डेवलपमेंट है फास्ट, वो तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति को भाषाओं में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ कहीं और, हमारे यहाँ तो दिन रात केवल एक चैलेंज है कि आप हिंदी बोल के दिखाओ, आप इंग्लिश बोल के दिखाओ, आप अपनी भाषा बोल के दिखाओ। अरे हम मल्टीपल भाषा ही बोलने में लगे रहेंगे तो बाकी कब सोचेंगे हम? इसलिए हमारे यहाँ पहले केवल संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा अपने भाषा में पूर्ण है, कंप्लीट है। तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं हम उसको, मन से थॉट कर लेना, मन से चीजों को डेवलप कर लेना। यहाँ तक कि अगर मुझे किसी के घर जाना है और मुझे उसके बारे में विचार करना है कि उसका घर कैसा होगा, तो उसकी नाम, उसके पर्सनालिटी को सुन के पता लगाया जा सकता है उसका घर कैसा होगा। ये सब एक्चुअली ब्रेन से ही एक्टिव होता है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है ना, हम वही चीजें पसंद करते हैं। कपड़ा भी वैसे ही पहनते हैं, खाते भी वैसे हैं, रहते भी वैसे हैं, और हमारा प्लानिंग भी वैसे ही होता है। तो हम इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, यानी वो बच्चे खुद को समझ सकते हैं कि ये सब काम कैसे किया जा सकता है। तो ये एक भाषा बहुत मैटर करती है, क्योंकि बोलना ही तो है हर चीज में। पढ़ने का काम भी क्या है? शब्द ही है। बोलना भी है, शब्द ही है। और दिन भर क्या इंटेलेक्चुअल काम कैसे करता है? केवल वर्डिंग से, शब्दों से। और शब्द के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वो कंफ्यूज, ऑलवेज कंफ्यूज। क्योंकि उसको इंग्लिश भी बोलना है, उसको मराठी भी बोलना है, उसको हिंदी भी बोलना है, उसको और भी भाषाएं सीखनी है जो उसके बुद्धि के बाहर है। वो केवल भाषाओं में ही कंपटीशन लगा के बैठा रहता है कि अरे आपने इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं किया, प्रोनाउंसिएशन किया, तो बोलेंगे नहीं तुमने बराबर नहीं बोला। तो उसके मन में लगा अच्छा मैंने ये अच्छे से उच्चारण नहीं किया। तो ये जितना हम लोग इसमें ही लगे रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? इसलिए हमें उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या जो भाषा अगर उसको भविष्य में सीखना है, भाषा हमें भी आनी चाहिए, माता पिता को भी आनी चाहिए। और माता पिता फिर उसमें ज्यादा बात करेंगे तो उसको बहुत ईजी होगा। तो हमारे भारत में जनरली लोग 3-4 लैंग्वेज बोलते हैं। आपको पता है विदेशों में अगर कोई 3-4 लैंग्वेज बोल दे ना तो कहते हैं अरे इसको 3-4 भाषाएं आती है। हमारे 8-10 भाषा तो नॉर्मली आती है लोगों को। अगर कोई थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो 8-10 भाषा बोल लेता है। मराठी बोल देगा, अभी हम मुंबई में रहते हैं तो मराठी आता है हमें। गुजराती लोग भी रहते हैं तो गुजराती भी आती है, मतलब एटलीस्ट समझ में तो पूरी आती है। फिर इस्कॉन में तो बंगाली भी आती है, उड़ीसा भी थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर उसके बाद में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। तो 6-7 भाषा तो मैं अपना अकेले जानता हूँ, साउथ इंडियन सीख रहा हूँ। ठीक है। तो इतनी भाषाएं हमारे देश में हैं। तो हमें पहले जो हमारा एजुकेशन हुआ करता था अपने सेम भाषा में होता था, और हमें अपने ही घर में रहना होता है, हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या हो गया है, हमें पैसा चाहिए और हमें अपने देश छोड़ के विदेश जाना होता है, तो वहां की भाषा सीखनी होती है, तो फिर वो अगेन एक चैलेंजेस हो जाती है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते जल्दी जल्दी सीख जाते, कुछ लोग नहीं होते, नहीं सीख पाते।
तो हमें भाषाओं के ऊपर बच्चों का एजुकेशन कराना बहुत जरूरी है। उनका एजुकेशन तभी अच्छा हो सकता है जब वो भाषाओं के ऊपर उनका पकड़ बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये है डेवलपमेंट बच्चों का मनोमय विज्ञान। अच्छा, मनोमय विज्ञान का मतलब ये भी होता है मेमोराइज करना, और उनको संस्कृत भाषा सिखाइए। बच्चों को संस्कृत बोलना आना ही चाहिए। इसलिए जो माँ बाप होते हैं, जैसे हम स्तुति पाठ करते हैं, नमो विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तो हम जब स्तुतियां बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती गाते हैं, अगर जितना हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, उतना ही हमारे जो बच्चे होते हैं वो उतने शार्प बनते जाते हैं। क्योंकि संस्कृत का जो वर्डिंग्स होता है पूरा, वो सब जो होता है वो हमारे यहाँ से कनेक्ट होता है। अभी विद्यारंभ संस्कार आएगा, तब इसमें हम पूरा अच्छे से डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि भाषाओं का कैसे क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मनोमय कोश का मतलब होता है माइंड को वर्क देना। मनोमय कोश का मतलब होता है माइंड को कैसे काम करना है, उसको सिखाना, उसको मनोमय कोश का डेवलपमेंट है। फिर होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। आप बच्चों को स्किल सिखाना चाहते हो तो आप उनको बचपन से सिखाइए। जैसे आ, हमारे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज है हमारे इस्कॉन में। उन्होंने एक नंदगांव करके गुजरात में एक एरिया है, जिसे अंकलेश्वर, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है अंकलेश्वर, उसमें नंदगांव करके महाराज ने एक एरिया ओपन किया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी ने न्यू वृंदावन स्टार्ट किया, फिर मुंबई में इस्कॉन जीवी गोवर्धन इको विलेज चालू हुआ है, और अनेकों फार्म्स कम्युनिटी ऐसे डेवलप करने का प्रयास किया गया है। उनमें से एक है नंदगांव, जो मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है, वहां मैं 2 बार गया हूँ। तो वहां पर महाराज का कहना है कि बच्चों को बचपन से जो उनके अंदर गुण है उसी के ऊपर डेवलपमेंट कराना चाहिए। तो हमने खुद वहां आंखों से देखा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उसको कपड़ा बनाने आता है, पूरा धोती वो तैयार कर सकता है। आप कभी इमेजिन भी कर सकते हो कि आप अपना धोती खुद बना के खुद पहन सकते हो? तो छोटा बच्चा कर रहा था, कितना, 8-10 साल का बच्चा खुद का धोती खुद बना सकता है। उसके अलावा वहां पर कोई बच्चे कुकिंग करना जानते हैं। मैं पंढरपुर के गुरुकुल में गया था, तो वहां पर उन्होंने, जो गुरुकुल के टीचर हैं जगन्नाथ कृपा प्रभु, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु आप बैठिए, आप प्रसाद लेंगे ना हमारे साथ? मैं बोला हाँ ठीक है, जो मिल जाए। बोला अरे क्या, आप आइए हमारे साथ, लीजिए प्रसाद। तो मैं बैठ गया। तो पनीर की सब्जी आई, पराठे आए, और बड़ा एकदम क्रंची पराठा, बढ़िया पनीर की सब्जी, बड़ा टेस्टी बनाया था। बोला कोई कुक है क्या आपके पास? बोले नहीं, यही बच्चे लोग ही बनाते हैं। बोला है? तो बोले हमारे जो बच्चे स्टूडेंट है वही कुक है, वही पूरा उनका डेज फिक्स होता है, ये डे में ये कुकिंग करेगा, ये भी डे में ये कुकिंग करेगा। तो वो बच्चे सब कुक है यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट सारे कुक ही हैं। सबको अपना कुकिंग करने खुद आता है। तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट स्किल। तो बच्चों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो अगर उनको सिखाया जाए तो बेसिकली वो बचपन से ही तैयार हो जाते हैं। पर आजकल हमारे माँ बाप ने हमको बस एक ही चीज सिखाने का कोशिश किया है, बस तू पढ़, तू पढ़ाई कर, नंबर्स ला, उसके बाद कुछ मत कर, तुझे जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। अच्छा, तो मैंने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया। अब अगर कभी ऐसा एग्जाम आ जाए जिसमें रट्टा नहीं मारना है, बस आपको अपना दिमाग चलाना है और आपको अपने हाथ से कुछ करके दिखाना है, तो हम फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सीखा है बस पढ़ना है, नंबर लाना है, वो मार्कशीट लेके आ गए, वाह बेटा गुड बॉय, बस ये बुद्धि हमारी। इसलिए बच्चों को ना, ये पढ़ाई से कुछ ले होने वाला नहीं। हमको नहीं लगता कि हमारा डिग्री किस काम का है। आज हमने इतना पढ़ाई किया है, वो कुछ काम आता? अमीबा पढ़ के किसी को कुछ फायदा हुआ है? तो ऐसा बहुत सारे एजुकेशन है जो हमको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ हमारा लाइफ किया है लोगों ने। हम वो 2 नंबर 4 नंबर के लिए कितना मेहनत किया रात भर, उससे अच्छा बढ़िया हम लोग कुछ जा करके खा लेते, मूवी देख लिए होते तो ज्यादा फायदा होता था। पर वो अमीबा के चक्कर में, वो अमीबा आज तक मुझे नहीं समझ में आता वो करता क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं अपना पेन बता रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली बच्चों को जो होता है वो एजुकेशन देना है, स्किल डेवलपमेंट देना है। तो उनको सबको आना चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर का बेटा क्या अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, पर उसको डिग्री इसलिए लेनी होती है ताकि वो समाज को दिखाए कि भाई मैं भी सर्टिफाइड हूँ, मुझे पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली जो पढ़ाई होती है वो प्रैक्टिकली होती है। वो जब खुद जा करके सीखता है तब उसको समझ में आता है ऑपरेशन कैसे करते हैं। इसलिए एक डॉक्टर को, एक एमबीबीएस अच्छे सर्जन को बनने के लिए 40 साल लग जाते हैं जीवन के। 40 साल के बाद वो एक्चुअली डॉक्टर बनता है। नाम का डॉक्टर तो वो 20-22 साल की उम्र से लग जाता है।
पर वो एक्चुअली डॉक्टर बनता है 40 साल के उम्र में। फिर उसके अलावा टेक्निकल चीजें होती है, जैसे आज आप देखिए चाइना हर चीज के लिए फटाफट बना करके दे देता है, क्योंकि वहां पर बच्चों को 7 साल 8 साल 10 साल में ही सिखाया जा रहा है कि तुमको कोई भी चीज कैसे बनाना है तो तुम उस पर क्या काम कर सकते हो। तो बच्चों को काम करना अच्छा लगता है, कुछ तो क्रिएशन करना, कुछ तो बनाना, कुछ तो पैकिंग करना, कुछ तो तोड़ना फोड़ना मरोड़ना जोड़ना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है और उनको वही काम मिलता है। इसके लिए दे आर ग्रोइंग मोर फास्ट। चाइना हमसे कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। हम लोग अपने आप को सिर्फ देशभक्त बोल करके और कुछ अच्छी अच्छी बातें करके हम अपने आप को बोलते हैं हाँ हम भी बहुत अच्छे हैं, बट एक्चुअली हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं। हमारा एजुकेशन सबसे थर्ड क्लास है, उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। किया भी तो बहुत सवाल उठते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इतना थर्ड क्लास एजुकेशन है, उससे बच्चों को बाहर निकाल करके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको पढ़ाई मत कराओ, अभी तो वर्क स्कूल को भी होम स्कूलिंग चालू किया गया है। तो अब बच्चों का डिग्री करवाना आपके हाथ में है, और डिग्री कराने के साथ में उनको अच्छा एजुकेशन देना ये हमारे हाथ में। हम उनको स्किल कर सकते हैं। जैसे जो लोग अगर बिजनेसमैन है तो अपने बच्चों को बचपन से बिजनेस का ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्कूल भेजो, स्कूल से आओ, कोई बात नहीं, पास हो गए फेल हो गए देखा जाएगा, तुम बिजनेस करना सीखो। बचपन से उसको लेन देन आता है, पैसा गिनने आता है, उसको प्लस माइनस याद होता है, गुणा भाग करने आ जाता है, वो स्कूल में फटाफट कर लेता है। हमारे क्लास में जो मारवाड़ी बच्चे होते थे वो मैथ में 100% लाते थे और हम लोग नहीं ला पाते थे। तो हम देखते थे ये इतने शार्प कैसे होते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखा ये लोग स्कूल के बाद में सीधा अपने दुकान पे चले जाते हैं, और दुकान में बैठ करके वहां जो भी ग्राहक आता है उसको सामान दिया, तो कुछ कम हो गया ज्यादा हो गया तो कैलकुलेटर यूज करता है, उसका दिमाग चालू हो गया बचपन में ही। हम लोग अभी तक नहीं आता था हमको, अब जा करके आने लगा। तो हमें जो चीज हमने एज ऑफ 25 में सीखा वो बच्चा वो 16 साल 18 साल की उम्र में अरे सॉरी 12 साल 14 साल की उम्र में सीख लेते हो। तो कौन डेवलप करेगा बताइए आप? वो डेवलप करेगा जो सिर्फ कॉलेज और स्कूल कर रहा है, वो करेगा डेवलपमेंट नहीं। हाँ एजुकेशन में ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, आप पढ़िए इंजीनियर बनिए, लेकिन अल्टीमेट वो प्रैक्टिकल बेस पे ही एजुकेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट होता है। मेरे को आज भी, मैं ऑटोमोबाइल फील्ड से रहा हूँ, तो हमने ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कॉलेज में, लेकिन आज भी जब मैं किसी ऑटोमोबाइल स्टूडेंट से मिलता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ तुमने क्या पढ़ा, तो वो बताता है कि अभी भी हमें मारुति का वो MPFI करके जो पहले की इंजन होती थी उसके बारे में पढ़ाते हैं। आज का जो न्यू जनरेशन का जो इंजन आ रहा है उसके बारे में हमें नहीं समझाएगा, वो हमें खुद आकर के पढ़ना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति आज हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं जिसका इंजन बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया है, उसमें सिलेंडर्स भी बहुत कम हो गए हैं। 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर में या ज्यादा सिलेंडर भी लगा के गाड़ियां बहुत स्पीड में भागती हैं। तो इसके बारे में आज भी हमें 2 सिलेंडर के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी 4 सिलेंडर की गाड़ियां चल रही हैं, उसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं। तो ये बताइए ये बच्चे डेवलप करेंगे तो क्या डेवलप करेंगे? वो तो फिर जाएगा किसी मैकेनिकल से सीखेगा, कोई नया चीज सीखेगा तब जाके। मतलब अपडेट है ही नहीं हमारे एजुकेशन में। और हम बच्चों को एजुकेट करने की हम बातें करें, नहीं बेटा तू सर्टिफिकेट नहीं लाएगा ना तो देख तेरा शादी नहीं होगा, तेरा ये नहीं होगा। और हम भी मजबूर है कि नहीं? हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो हमारा ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो जब तक हम ये नहीं लिखेंगे नीलांबर दास PhD, नीलांबर दास IIT, तब तक कोई वैल्यू नहीं है हमें। इस्कॉन में भक्ति आने के बाद उसको बेचारे को लिखना पड़ता है अपना डिग्री करना, ताकि लोग वैल्यू नहीं देते उसको। उसके पहले उनको लगता है कि अगर इसने कॉलेज का इतना बड़ा एजुकेशन नहीं लिया इसका मतलब ये ज्ञानी आदमी नहीं है। उनको क्या पता भागवत को पढ़ने वाला व्यक्ति कितना महान ज्ञानी हो सकता है। तो ये लोग जो होते हैं इनके अंदर में यही, क्योंकि भरा ही वैसा गया, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ही हमारा वैसा बना दिया गया, हमें इस स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करनी है। तो कम से कम हम अपने बच्चों से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। दूसरे के बच्चे के ऊपर आप आजमाओ मत, कम से कम अपने बच्चों पर तो आजमा ही सकते हैं। ठीक है, उनको जन्म दो, उनको एजुकेशन को दो, और आप देखो बेनिफिट आपको ही होगा। बच्चों को हमेशा अपने साथ रखिए। आज के युग में गुरुकुल बहुत प्रैक्टिकल नहीं रह गया है, इजी नहीं है, पर कम से कम अगर आप उनको गुरुकुल नहीं भेज सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे ऐसे ही पड़े रहोगे, नौकर चाकर के भरोसे बच्चों को दे दिया, उनको उधर खिला पिला दिया, वो लोग स्कूल पढ़ लिए, टीचर ने पढ़ा दिया, एग्जाम में मार्क आ गए, अब हमारा क्या? और क्या हम पैसा नहीं कमाए, हम काम नहीं करें? अरे पैसा कमा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हो ये तो सोचो। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहिए। और अगला है आनंदमय कोश। मैं प्रभु जी क्वेश्चन आंसर लूंगा, पहले आनंदमय कोश कंप्लीट कर देता हूँ।
ठीक है। अब आनंदमय कोश का डेवलपमेंट कैसे होता है? आनंदमय कोश में होता है आनंद। जब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? ये बालपन से होता है आनंद। हर चीज में हमको मजा चाहिए, है ना। बच्चों को स्टोरीज अच्छी लगती हैं, बच्चों को खेल कूद अच्छा लगता है, बच्चों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बारिश में भीगना मजा आता है, बच्चों को कोई भी नया स्वाद लेना, फूलों का सुगंध, नए नए जानवर पशु पक्षियों को देखना, उनके बारे में समझना, ये आनंदमय कोश का डेवलपमेंट होता है। जिन लोगों का आनंदमय कोश का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है 25 साल की उम्र के अंदर तक, वही लोग 50 साल के बाद शांत रहते हैं। जो लोग का आनंदमय कोश का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, ये सारे के सारे लोग आनंदमय कोश को डेवलपमेंट नहीं होने के कारण चिड़चिड़े होते हैं। इसलिए बच्चों को स्ट्रगल, जैसे मैंने कहा, वो देना चाहिए, उसमें आनंद की अनुभूति भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार खाने से ही शरीर स्वस्थ होता है, कभी कभी नहीं खाने से भी शरीर स्वस्थ होता है। तो बच्चों को भूखा प्यासा रखना चाहिए, प्यास की आदत डलानी चाहिए कि प्यासे रहो, निर्जला रहो। ये सब आनंदमय कोश का डेवलपमेंट करवाता है। तो आनंदमय कोश मतलब हर छोटी चीज से कनेक्ट होती है, और जिसमें भी हमें सुख और आनंद है, जैसे रसों का आस्वादन, भगवान के लिए चंदन घिसना, ड्रेसिंग बनाना, भगवान को डेकोरेट करना, डेकोरेशन, खुद को डेकोरेट करने आना चाहिए। खुद को पहले ये बन गए अभी ये बन गए, है ना। बहरूपिया बोलते हैं ना, बहुत सारे रूप बनाने वाला। तो बहरूपिया बनने का भी ऐसा एक्टिंग आना चाहिए, नाटक करने आना चाहिए। ये सब बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से ही। तो एनीवे बच्चे खेल कूद में वो करते रहते हैं, तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो उसके अंदर में वो सब आइडिया चलता रहे, है ना। खुद को छुपा लेना, खुद को सामने जोर से आ जाना, ऐसा लप्पा छुपी खेलते हैं, ये सब भी करते हैं। तो ये सब एक्चुअली जो गेम्स होते हैं, ये बच्चों के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो इनका डेवलपमेंट भी 25 साल के अंदर तक हो जाना चाहिए। तो ये जैसे जैसे उनको ज्यादा मिलता है, उतना ही वो बच्चे ज्यादातर एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज काफी लंबा सेशन चला गया। एक्चुअली लंबा नहीं गया, बहुत छोटा गया। अगर आपको लंबा सेशन, इसका लंबा सेशन इतना हो सकता है कि एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा बोला जा सकता है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो मैंने इसको जितना हो सका आप लोगों के आगे रखने का प्रयास किया। यस सूरज प्रभु, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। ये गुरुकुल भेजने का आइडियल टाइम क्या होता है? क्या? बच्चों को गुरुकुल भेजने का आइडियल टाइम क्या होता है? गुरुकुल भेजने का आइडियल टाइम होता है 8 वर्ष। पहले 5 वर्ष होता था, अभी 8 वर्ष होता है, क्योंकि हमारे हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट है। तो इसलिए कम से कम 8 साल में बच्चा, जो बच्चा अपना पॉटी अपने हाथ से साफ कर लेता है, जो बच्चा अपना कपड़ा खुद धो सकता है, जो बच्चा अपने हाथ से खुद खा लेता है, वो बच्चा एलिजिबल होता है गुरुकुल जाने के लिए। कहते हैं कि जब बच्चे को एजुकेशन कब देना चाहिए? जब अपने राइट हैंड से लेफ्ट कान को टच कर ले। इसका मतलब है कि अभी ये बुद्धिमान हो गया। उसको कहा जाए कि बेटा लेफ्ट कान को पकड़ो, तो वो ऐसे पकड़ेगा या ऐसे पकड़ेगा अगर राइट हैंड से। अगर उसको ये बात समझ में आता है, इसका मतलब ये गुरुकुल जाने के लिए एलिजिबल है। ये ऐसा बहुत सिंपली चेक किया जा सकता है कि ये गुरुकुल के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है। आइडियली 8 years इट्स गुड। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। इससे आपने मिल्क का बताया था, काउ मिल्क। तो जैसे मेरे केस में क्या था कि इसे जब मेरा बेबी हुआ था, तो इसने के डे 1 से ही ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी थी। हम्म। इसने मतलब किया ही नहीं था। काफी बहुत ट्राई किया, इवन डॉक्टर्स ने किया, नर्सेस ने किया, फिर हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी किया। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने जाते थे तो पक्के ही रोने लग जाता था, करता ही नहीं था। मतलब बहुत ट्राई किया, और फर्स्ट बेबी था, ऐसा नहीं किया नहीं है। इसका ऐसा लग रहा जिसने बहुत तेज मारा हो, इतनी भयंकर होता था, बहुत भयंकर, करता ही नहीं था ब्रेस्ट फीडिंग। 8 घंटे तक, एक ही घंटे तक इवन ट्राई करते थे, हॉस्पिटल से भी खूब ट्राई किया। हाँ, फिर हमने सोचा कि नहीं चलो, फिर घर पे आगे फैमिली मेंबर्स ने भी दूध किया। फिर हमने क्या है, इसका पाउडर वाला जो डॉक्टर्स पाउडर का दूध लेते हैं, फिर एक्चुअली आपको पता है वो पाउडर का दूध तो इतना वो होता है कि इसका उस बच्चे का पेट भरता ही नहीं है। फिर हमने क्या इसका काउ का स्टार्ट किया मिल्क। तो इसके क्या थोड़ा डाइजेशन में इश्यूज आने लग गए कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता काउ का। फिर हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर कहे अरे काउ का तो मिल्क बिल्कुल ही नहीं पिलाना, ये तो भूल के भी नहीं पिलाना आप कभी, ये तो मतलब पहले पाउडर का एक बार पिला लो, पर काउ का तो बिल्कुल ही नहीं पिलाना। फिर हमने वापस से पाउडर का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डाइजेशन में इश्यूज आ गए तो इसकी बॉडी बहुत टाइट हो गया, वो पेट दर्द होने लग गया था इसकी।
फिर हमने 1 ईयर के बाद इसको काउ का स्टार्ट किया, मतलब प्रॉपर काउ का स्टार्ट किया। तब भी अभी भी डॉक्टर यही कहते हैं कि नहीं काउ का नहीं खिलाओ, बस काउ का मत खिलाओ, भले ये जो पॉलिथिन के आते हैं, पॉलिथिन वाले जो आते हैं आजकल डेयरी जो मिलते हैं वो खिला दो। तो मतलब ये चीज सही है कि जैसे काउ का, जैसे जितना हमने तो सुना है कि काउ का बेस्ट रहता है मिल्क, और ये डॉक्टर हमेशा मना करते हैं, और डे वन से इसने ट्राई नहीं किया है। तो वही डॉक्टर को कभी पूछो कि काऊ का मिल्क क्यों नहीं पिलाना चाहिए, ऐसा क्या उसमें पाया जाता है जो बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो लोग काऊ मिल्क इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो काऊ जिसको वो लोग बोलते हैं उनको काऊ पता है, उनको गौ माता नहीं पता है। उनको काऊ क्यों पता है, क्योंकि जर्सी जो होती है गाय, उसको काऊ कहा जाता है। ठीक है। काऊ मिल्क एक्चुअली अच्छा नहीं है। तो हम वो डॉक्टर को भी बुराई नहीं करते, हम उसका भी ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि वो सही कहता है कि काऊ मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि गौ का दूध जो है वो अच्छा होता है। जो जर्सी गाय का दूध होता है वो अच्छा नहीं होता है। उससे तो शुगर भी हो जाता है बच्चों को बचपन में ही। तो इसलिए जो काऊ मिल्क होता है, A2 मिल्क होता है, उसको वो लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको बारे में इसी उन्होंने यही पढ़ा रखा है कि काऊ मिल्क इज नॉट हेल्थी फॉर बेबीज। जो डॉक्टर अगर बहुत डेवलप्ड है, स्पिरिचुअल है, उनको ही पता है कि काऊ मिल्क क्यों पिलाना चाहिए। अदरवाइज दे आपने ये पहली बार मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैंने ऐसे कई डॉक्टर से सुना है। और वो वही डॉक्टर हैं जिनको एक्चुअली गौ माता के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। उनको अगर पूछोगे ना देसी गाय जर्सी गाय क्या है, उसको ये तक नहीं पता है उस डॉक्टर की। तो जिस डॉक्टर को देसी गाय जर्सी गाय नहीं पता है, वो डॉक्टर हमें क्या ज्ञान देगा कि हम काव पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बच्चा अगर आपका गाय का दूध पीता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन पाउडर पीता तो डाइजेस्ट होता है, ऐसा है क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो इसके और भी एंगल्स हो सकते हैं कि उसका डाइजेशन सिस्टम कैसा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या पाउडर जो होता है वो ड्राई किया हुआ है तो वो उसको पचाने में इजी होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर होता है, पाउडर्स होते हैं। लेकिन दूध क्या होता है, वो पूरा पतला सा दूध है, और वो रसों में कुछ बच्चे नहीं पचा पाते, ऐसा देखा गया है। तो ये ऐसी चीज। 6 मंथ तक तो इश्यूज थे, फिर हमने क्या करा कि वो पाउडर का बदली कर दिया था हमने 6 मंथ के बाद। फिर हाँ। हमने सिर्फ पाव का ही रखा, क्योंकि हमने देख लिया कि सॉलिड फूड ये स्टार्ट कर दिया था 6 मंथ के बाद हमने इसका। तो हम्म। हमने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया, तो ये डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो लेट्स ट्राई की फिर ट्राई करते हैं एक बार A2 मिल्क, फिर उसका डाइजेशन सही हो गया, फिर उसने स्टार्ट कर दिया। तो अभी गाय का दूध पिला रहे हैं ना? A2 मिल्क, यस यस। गिर का। आप वही पिलाइए, उसी से उसका ब्रेन एक्टिव रहे। वो ठीक है, कभी कभी मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि माँ दूध नहीं पिलाती, बच्चे भी दूध नहीं पीते, समटाइम इट्स हैपन। यस, कीर्ति व्यास। हाँ प्रभु जी, सॉरी, आपका हो गया पूरा और क्वेश्चन? एक एक लास्ट तो जैसे यस। एक सॉलिड प्राशन का बताते हैं कि जैसे बच्चे को डे वन से, जैसे बच्चा हाँ। जब हो, एक सॉलिड प्राशन की बोतल सी आती है, मतलब यस इसमें यस डे वन यस। से स्टार्ट करना चाहिए प्रभु। हाँ हाँ, स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं, बट डे वन से करना इतना अच्छा नहीं है, 6 मंथ से करना चाहिए स्वर्ण प्राशन। वो डेली रहता है ये प्रभु, ऐसे नहीं नहीं, पुष्य डेली नहीं। नक्षत्र पे रहता है। विद इन, हाँ, पुष्य नक्षत्र में होता है, और 7 डेज में, या जो नक्षत्र है उस दिन में पिलाए तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है। ठीक है ब्रो। यस यस। यस कीर्ति माता जी। तो उसने भी नहीं लिया था दूध। फॉर्चुनेटली हमारे पास केस है, एक एक महीने का था बेबी तब से तो बच्चे का डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसे गुट्टी बना के देते हैं हम्म। एक तो वो गुट्टी से उसको बहुत रिलीफ रहता था, और वो दूध भी बहुत अच्छे से जम के पीता था, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। तो माता जी हमने भी गुट्टी पिलाई थी, और वो गुट्टी सारी पचा गया, पर उसका डाइजेशन नहीं सही नहीं हुआ। अच्छा सारी गुट्टी पिला दी थी उसको, सारी गुट्टी पिला दी, सब कुछ कर दिया हमने, वो जो देसी नुस्खे होते हैं घर के वो बताते हैं वो सब कर दिया, वो तो सारी चीजें पचा गया, लेकिन उसके वो डाइजेशन ही सही नहीं हुआ। फिर हार की हमको लास्ट में ऑफिस से पाउडर पे जाना पड़ा 6 मंथ तक। फिर हमने कहा ठीक है अब उसके बाद तो देखा जाएगा, फिर हमने काऊ का मिल्क स्टार्ट, क्योंकि पाउडर के दूध में यही होता है तो कि मतलब डाइजेस्ट, मतलब ऐसा लगता है उसने पिया, बच्चे का पेट खाली हो गया, पिया और बच्चे का पेट खाली हो गया, तो वो हर आधे घंटे में रोता था कि जैसे ही उसने वो पिया फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? प्रभु आपने एक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का कहा था कि कभी अपन ने एस्ट्रोलॉजी क्लास।
हाँ ब्रो जी, हम एस्ट्रोलॉजी क्लास बहुत जल्दी करेंगे। एक्चुअली क्या है, उसके लिए पीपीटी तैयार करना है, तो मैं अभी थोड़ा कुछ समय मिलने वाला है मुझे, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे ही मेरा वो पीपीटी तैयार हो जाता है एस्ट्रोलॉजी का, मैं तुरंत वो क्लास ले लूँगा। ठीक है। और प्रभु ऐसे कुछ कोई डाइट चार्ट है क्या, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब कंसीव होते हैं और फिर 9 मंथ तक की आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बेस्ट रहता है कि इस मंथ में ये लेना चाहिए, तो ऐसा हाँ कुछ है हाँ, क्या जो ऐसा आप चार्ट शेयर है। कर सकते हैं? ऐसा चार्ट है, मिल जाता है। देखो गूगल पे भी शायद मिल जाएगा आपको, बट हमारे बारे भी लिखा हुआ है, मैं सर्च करके आपको देता हूँ। मतलब है, मैंने पढ़ा है, वो ऐसा चार्ट भी रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, एक पॉइंट आपने बोला था कि जैसे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या जो लोग भी हैं, हमें उसको रिवर्ट नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, पेशेंस रखेंगे। मैंने हमारे कोई रिलेटिव्स हैं और काफी क्लोज हैं, तो मतलब उन्होंने काफी गलत व्यवहार किया और 10-15 साल से पेशेंस ही रखा है, लेकिन उनका लेवल बढ़ता ही गया और आज तक भी उनका इंसल्ट करने का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। मैंने कभी भी रिस्पॉन्स कभी नहीं दिया किसी भी तरह का, किसी तरह से गलत नहीं बोला उस तक। तो ये हमारे कार्मिक वो है रिजल्ट सारे, इसी तरह Yes. समझेंगे, कैसे समझेंगे इस चीज कर्मों को? का ही रिएक्शन होता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आजकल आसपास, अरे ऐसे हमारे लोग आसपास हमारे होते हैं। तो माता जी आपका माइक बंद कर दीजिए, डबल वॉइस हो रहा है। हाँ जी प्रभु जी, अभी ठीक है, मेरे को सुन रहे हैं हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे मेरा वॉइस डबल सुनाई दे रहा है। अच्छा, आपकी इको हो रही है? आप अच्छा, ठीक अपना है। माइक बंद करिए तो मुझे सुनिए। हाँ, तो माता जी ने जैसे कहा कि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी लोग हमें सुनाते रहते हैं। देखो, ये जो फैमिली वाले होते हैं ना, ये सिर्फ बुराई करने के लिए मिले या अच्छाई करने के लिए कभी जीवन में नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी फैमिली है, उसमें कोई 2-3 लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके हमेशा अपोजिट में रहेंगे। आप उनके आगे ना दुनिया ला के रख दो कि भाई अब तो तुम खुश हो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए भी पूरा कर दिया है, अरे ये तो बहुत कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, वो लोग, उनका भगवान ने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है, तो ये हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है कि इनको आप नहीं भी बुलाओगे फंक्शन में तो उसकी बुराई अलग से करेंगे, और अगर बुला लिया तो भी उसकी बुराई करेंगे, तो इनका कोई इलाज नहीं है। आप इन लोगों को इग्नोर ही मारिए। कैसे इग्नोर करना चाहिए पता है माता जी? अगर आपने कभी पानी पूरी खाया है, पानी पूरी स्टॉल में बाहर जाके, तो आप देखिए उनका हाथ कितना गंदा रहता है, पर हम उसके हाथ को थोड़ी देखते हैं, हम पानी पूरी को देखते हैं। हम उसके गंदे हाथ को नहीं देखते। इवन वो गंदा हाथ है, पता है कि ये गंदा हाथ है, लेकिन ठीक है छोड़ो यार, पानी पूरी खाते हैं। तो ऐसे ही ये जो घर वाले होते हैं ना, इनको ऐसे इग्नोर मारना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इग्नोर करके ही गुजारा चला रहे प्रभु जी। उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, उससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शिल प्रभुपाद की जय। तो कल भी हम क्लास ऑन टाइम रहेंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्ण। अरे ओके पार्थ चावड़ा, और कोई है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं इधर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, और अच्छी बात है। हम्म। इतना मुश्किल से लेके आया